ओ माय दिल 51 एपिसोड। 2 दिन बाद लंदन। कपिल और कबीर दोनों ही सारी फॉर्मेलिटी करा चुके थे और अंदर अंदर लंदन के सबसे मशहूर डॉक्टर, जो सिर्फ विदेश के ही नहीं बल्कि इंडिया के भी सबसे बेस्ट डॉक्टर है, वो इस समय कपिल के डेट का अंदर ऑपरेशन रूम में उनके हार्ट की सर्जरी कर रहे होते हैं। और बाहर बेंच पर बैठे कपिल और कबीर दोनों ही काफी ज्यादा परेशान होते हैं। कपिल अपनी आंखों में आंसू लिए कबीर के गले लग बोला, वो ठीक तो हो जाएंगे ना कबीर, अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो मैं मोम को क्या जवाब दूंगा। किसी तरह मैंने घर में सबको यहाँ आने से मना कर खुद ही तुम्हारे साथ आ गया, पर अगर डेड को कुछ भी हुआ तो मैं किसी का भी सामना नहीं कर पाऊंगा। बोल वो रोने लगता है और उसे इस तरह से रोते देख कबीर बोला, चुप हो जा भाई, अंकल को कुछ भी नहीं होगा। तुझे तो पता है ना, दुनिया के बेस्ट डॉक्टर में से एक डॉक्टर अंकल का इलाज कर रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है वो अंकल को कुछ भी नहीं होने देंगे। बोल वो उसे शांत करवाता है। तभी ऑपरेशन रूम का दरवाजा खुलता है और डॉक्टर की टीम बाहर निकलती है, जिन्हें देख वो दोनों उनके पास जाकर बोले, डॉक्टर अब वो कैसे है, वो ठीक तो है ना। बोलते हुए वो उस डॉक्टर को ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं जिनका नाम रोहित रजावत होता है। उन्हें ढूंढने लगता है तभी एक लड़का जो करीब 27 या 28 का ही होगा, वो अपना मास्क अपने चेहरे से निकाल बोला, डोंट वरी, आपके डेड अब खतरे से बाहर है और उनकी सर्जरी सक्सेस रही। बोल वो बाहर से चले जाते हैं और उस डॉक्टर को देख वो दोनों लड़के हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो लगा था इतना बड़ा डॉक्टर करीब 50 साल से ऊपर होगा, पर ये तो 30 का भी नहीं था, जिसे सोच वो दोनों हैरान थे। तभी एक नर्स बोली, विल शिफ्ट देम टू नॉर्मल बोर्ड इन ए शॉर्ट वाइल, देन बोथ ऑफ यू कैन मीट देम। थोड़ी ही देर में इन्हें नॉर्मल बोर्ड में शिफ्ट कर देगी, तब आप दोनों उनसे मिल सकते हैं। इतना बोल वो नर्स बाहर से चली जाती हैं और दोनों ये जानकर राहत महसूस करते हैं अब कपिल के पिता ठीक है। दूसरी तरफ कुछ दिनों से मोनिका बिल्कुल भी राहुल का फोन नहीं उठा रही होती है, इसलिए राहुल ने खुद ही उसे कॉल लगाया था। मोनिका इस समय लंदन में किसी लड़के के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठी लंच कर रही होती है। तभी उसका फोन रिंग करता है, जिसे देख वो बेमन से उसे उठाकर जबरदस्ती की मुस्कान अपने चेहरे पर लाकर बोली, हेलो राहुल बेबी, कैसे हो तुम, ठीक तो हो ना। जिसे सुन राहुल बोला, मोनिक कितने दिन हो गए हैं तुम्हें लंदन गए हुए और तुमने एक बार भी मुझे कॉल नहीं किया, ना ही मेरे कोई भी मस्ती का जवाब दिया। बोलते हुए वो शांत हो जाता है और राहुल की बात सुन मोनिका अपना जबरदस्ती की मिठास लाते हुए बोली, बेबी अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, मैं ना यहाँ आकर काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गई हूँ और सारा दिन शूटिंग करने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा थक जाती हूँ, इसलिए मैं मोबाइल ऑफ कर सो जाती है। और तुम्हें तो पता ही है ना मेरे लिए प्रॉपर नींद लेना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। बोल वो मुस्कुरा देती है और उसकी बात सुन राहुल बोला, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए इतना भी समय नहीं है, तुम 2 मिनट मुझसे बात कर सको। राहुल की बात पर मोनिका बोली, समय तो है बेबी, पर जब तक तुम अपनी उस गवार बीबी से छुटकारा नहीं पा लेते तब तक मैं तुमसे कोई भी बात नहीं करने वाली, और जब तक तुम उसे अपने घर से बाहर नहीं निकाल देते तब तक तुम भी मुझसे बात मत करना। बोल वो फ़ोन काटने वाली होती है तो राहुल बोला, मैं भी तो यही चाहता हूँ, पर वो है कि जाने का नाम ही नहीं लेती। अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे घर वाले ही उसे घर से निकाल फेंके, पर मेरे घर वाले तो खुद ही मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। बोल वो मायूस हो जाता है और उसकी बात सुन मोनिका एक शैतानी चमक अपने फेस पर ला बोली, सबसे पहले तो तुम उस लड़की का और अपने घर वालों का सबका भरोसा जीतो और फिर कुछ ऐसा करो जिससे वो सबकी नज़रों में गिर जाए और तुम्हारे घर वाले खुद ही उसे घर से निकाल फेंके, साथ ही तुम भी अपने घर वालों की नज़रों में हीरो बन जाओगे। इतना बोल वो उसे कुछ समझाती है और फ़ोन कट कर देती है। और फ़ोन कट करने के बाद वो उस लड़की को देख बोली, चलो बेबी हम कहीं और चलते हैं। बोलते हुए वो उस विदेशी लड़के के होठों पर किस कर देती है। मोनिका राहुल से हिंदी में बात करती है जो उस विदेशी लड़के के समझ से बाहर होती है, जिस कारण वो उसे समझ ही नहीं पाता है। और कुछ देर किस करने के बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं, पर मोनिका इस बात से अनजान की 2 जोड़ी आंखें गुस्से में उसे ही घूर कर देख रही होती हैं। इधर राहुल अपनी बालकनी में खड़ा अपने मोबाइल को अपने हाथ में लिया मोनिका की बातों को सोचने लगता है और उसके दिमाग में आइडिया आता है और वो खुद से बोला, सही कहा तुमने मोनिका, सबसे पहले मुझे इस लड़की और घर में सबका भरोसा जीतना होगा, ताकि जब मैं उस लड़की को सबकी नज़रों में गिराऊं तो वो लड़की भी मुझ पर कोई इल्ज़ाम ना लगाए और चुपचाप यहाँ से चली जाए। सोच वो कमरे में आता है और देखता है खुशी उसके लिए ज़मीन पर बिस्तर लगा रही है। ये देख राहुल के दिमाग के कुछ आइडिया आता है और वो खुशी के पास जाकर उसके हाथ से चादर लेकर बोला, तुम ये क्या कर रही। राहुल की बात सुन खुशी बोली, मैं मेरे लिए बिस्तर लगा रही हूँ। जिसे सुन राहुल बोला, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, अब से तुम नीचे ज़मीन पर बिल्कुल भी नहीं, इतना बड़ा बेड है, हम दोनों वहाँ पर आराम से सो सकते हैं। बोल वो उसे देखने लगता है
और आज राहुल का ऐसा बदला बिहेव देख खुशी हैरान होती है और उसी हैरानी में वो बोली, ये तुम क्या बोल रहे हो, तुमने ही तो बोला है ना हम दोनों कभी भी पति पत्नी नहीं बन सकते हैं और मैं तुम्हारे बेड पर भी नहीं सो सकती, तो आज अचानक से तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक ना। बोलते हुए वो उसके सर पर हाथ लगाकर देखने लगती है। तो इस पर राहुल उसका दोनों हाथ अपने दोनों हाथ में लेकर बोला, मैं जानता हूँ खुशी, मैंने अभी तक तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम पर कई बार हाथ उठाया, तुम्हें बहुत बुरा और भला भी कहा है, यहाँ तक हनीमून के नाम पर भी मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया और तुम्हारी जगह में मोनिका के साथ रहा। बोलते हुए वो इस इमोशन अपने फेस पर ले आता है जैसे उसे अपने किए पर रिग्रेट फील हो रहा हो। वो और आगे बोला, मुझे माफ कर दो खुशी, मैंने तुम्हारा बहुत ज्यादा दिल दुखाया है, पर हो सके तो मुझे माफ कर मुझे और इस रिश्ते को एक मौका दे दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं अब कभी भी तुम्हें कोई भी धोखा नहीं दूंगा, न ही कभी तुम्हारा दिल दुखाऊंगा। प्लीज खुशी, मेरे घर वालों की खुशी के लिए ही मुझे एक मौका दे दो। बोलते हुए वो अपनी नजरें झुका लेता है और उसकी बातें सुन खुशी को समझ नहीं आता वो क्या करे, क्योंकि राहुल उन लोगों में से बिल्कुल भी नहीं था जो लोगों के सामने अपनी गलती माने और उसकी माफी मांगे। तो आज राहुल को हो क्या गया है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता और वो राहुल पर विश्वास भी नहीं कर सकती थी, पर तुरंत के लिए वो राहुल से कुछ भी नहीं बोलती है और बिना कुछ बोले जाकर बेड के एक साइड सो जाती है और राहुल भी बिना कुछ बोले ही बेड की दूसरी साइड जाकर सो जाता है और वो खुशी की पीठ देखता है जो उसकी तरफ होती है, जिसे वो अपने मन में बोला, तुम तो सच में काफी ज्यादा बेवकूफ हो खुशी, मेरी थोड़ी सी बातों को सुनकर ही तुम खुद मेरे बेड तक आ गई, अब बहुत जल्दी ही तुम पूरी तरह से मेरे प्यार में भी पागल हो जाऊंगी, पर अफसोस मुझे तुम्हारा दिल तोड़ना होगा। सोचते हुए वो थोड़ा रुका और बोला, नहीं नहीं, तुम सबकी नज़रों में मेरा दिल तोड़ोगी। बोल वो खुश होता है और अपनी आंखें बंद कर सो जाता है। 52 एपिसोड। अगली सुबह जब राहुल की आंख खुलती है तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक होती है और होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान, और वो खुद से ही बोला, आज की सुबह कुछ खास है क्या, जो आज कुछ अलग ही सुकून मिल रहा। बोलते हुए वो उठने की कोशिश करता है तो उसे अपने सीने पर कुछ भारी सा महसूस, जिस कारण वो झुककर अपना सर नीचे कर देखता है तो खुशी उसके सीने पर अपना सर रखकर आराम से सो रही है और उसके होठों पर भी एक प्यारी सी मुस्कान होती है, जिसे देख पता नहीं क्यों मगर राहुल मित्तल के फेस पर भी एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और वो बड़े ही ध्यान से खुशी के मासूम और सादगी से भरे प्यारे से फेस को देखने लगता है और उसे देखते हुए ही वो उसमें कहीं खो सा जाता है। राहुल खुशी के गालों पर आए बालों की कुछ लटों को उसके गाल से हटाकर कान के पीछे करते हुए अपने मन में बोला, कितनी मासूमियत है तुम्हारे चेहरे में, कोई इतनी सादगी में भी इतना ज्यादा सुंदर कैसे हो सकता है जैसे तुम लगती हो। सच बोलूं तो मैंने सच में तुमसे सुंदर लड़की अभी तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी जितनी सुंदर तुम हो, और तुम्हारे होठों पर ये मुस्कान काफी ज्यादा प्यारी लग रही है। तुम इतनी कम मुस्कान में इतनी प्यारी लग रही हो, तब कैसी लगोगी जब तुम खुलकर मुस्कुराओगी। बोलते हुए उसे पता ही नहीं चलता कब उसकी उंगलियां खुशी के चेहरे पर चलने लगी, जिस कारण खुशी नींद में ही अपनी आंखें सिकुड़ने लगी। और जब राहुल देखता है खुशी अब किसी भी समय जाग सकती है, ये देख वो जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेता है और ऐसे नाटक करने लगता है जैसे वो अभी भी सो रहा हो। तभी खुशी की भी आंखें खुलती हैं और जब उसकी आंखें खुलती हैं तब उसके सामने राहुल मित्तल का चेहरा आता है, जिसे याद कर वो हैरान हो जाती है और हड़बड़ाकर अपनी जगह से उठ जाती है और सोते हुए राहुल को देख खुद से बोली, मैं यहाँ राहुल मित्तल की बाहों में क्या कर रही हूँ। अगर इसने मुझे ऐसे खुद कर करीब देख लिया तो पता नहीं ये कितना कुछ बुरा भला मुझे ही सुना देगा। बोल वो जल्दी से बेड से नीचे उतरकर बाथरूम में भाग जाती है जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो, और उसके जाते ही राहुल धीरे से अपनी आंखों को खोल खुद से ही बोला, ये लड़की ये तो सच में पागल है। बोलते हुए उसके फेस पर एक मुस्कान आ जाती है। दूसरी तरफ इंडिया में दिन हो रहा था और लंदन में इस समय रात कपिल और कबीर दोनों ही उसके डेट के रूम के अंदर बैठे कपिल के डेट के होश में आने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी कपिल का फोन रिंग करता है। ये देख कपिल अपना फोन निकाल देखता है तो उसमें आशिका का नाम शो हो रहा होता है। ये देख वो कबीर से बोला, मैं अभी आता हूँ, तुम डेट के पास ही रहना। बोल वो रूम से बाहर निकलकर कॉल पिक कर उसे अपने कान में लगाकर बोला, हेलो। तभी दूसरी तरफ से आशिका बोली, हेलो कपिल, तुम ठीक तो हो ना, और तुम्हारे डेट वो कैसे है, वो भी ठीक तो है ना। बोलते हुए उसकी आवाज़ कुछ परेशान लग रही होती है और उसे खुद के लिए इतना परेशान देख पता नहीं क्यों पर कपिल को काफ़ी अच्छा लगता है और वो आशिका से बोला, मैं ठीक हूँ आशिका, और डेट भी अब खतरे से बाहर है, पर तुम्हें कैसे पता मेरे डेट को कुछ हुआ है। कपिल की बात सुन आशिका एक राहत की सांस लेते हुए बोली, क्या कपिल तुम भी ना भूल गए, तुम कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि एक फेमस बिजनेसमैन हो।
जिसके कपड़े पहनने से लेकर सुबह उठने तक पर मीडिया की नजरें जमी रहती हैं। और तुम बोल रहे मुझे कैसे पता? मेरी मैनेजर ने मुझे अभी बताई तुम्हारे डेट की अचानक काफ़ी तबीयत खराब हो गई, इसलिए तुम लंदन गए हो। जिसे सुन मैंने तुम्हें कॉल कर दिया। बोलते हुए वो रुकी और अपनी बात बढ़ाते हुए आगे बोली, कपिल मैंने कहीं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं की ना? बोलते हुए वो शांत हो जाती है। आशिका की बात सुनकर कपिल के फेस में एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और वो बोला, नहीं तो तुमने मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया, इनफैक्ट मुझे खुशी हुई तुमने मुझे कॉल किया। देखकर बोल वो शांत हो जाता है। और कपिल की बात सुन आशिका बोली, बे से एक बात पूछ कपिल? जिसे सुन कपिल बाहर लगे एक बेंच पर बैठते हुए बोला, हाँ बोलो ना आशिका। एक नहीं, तुम्हें जितनी बात बोलनी है तुम बोल सकती हो। बोल वो आशिका के कुछ बोलने का इंतजार करने लगता है। तभी आशिका बोली, वैसे तुमसे मिलकर और तुमसे बातें कर बिल्कुल भी मुझे ऐसा नहीं लगता जैसे हम बस कुछ ही बार मिले या हम ठीक से एक दूसरे को जानते नहीं हैं। इनफैक्ट मैंने जो कुछ भी सुना था तुम्हारे बारे में, तुमसे मिलकर मुझे वैसा कुछ भी नहीं लगता जैसे लोग तुम्हारे बारे में बोलते हैं। आशिका की बात सुन कपिल मुस्कुरा कर बोला, अच्छा तुमने क्या सुना है? वैसे मेरे बारे में कुछ बताओ मुझे भी। बोल वो शांत हो जाता है। तब आशिका बोली, यही तुम भी राहुल सर की ही तरह काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करते हो और तुम अपने दोस्त कबीर की तरह हर रात लड़की बदलते हो। बोलते हुए वो शांत हो जाती है। और आशिका की बात सुन पता नहीं क्यों मगर कपिल को थोड़ा डर लगने लगता है और वो बोला, मुझे नहीं पता लोग मेरे बारे में कैसी बात करते हैं, पर मैं कबीर की तरह तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। हाँ ये बात अलग है, मैं दोनों के साथ ड्रिंक जरूर करता हूँ पर मैं लड़कियों को नहीं बदलता। इनफैक्ट मैंने तो कभी किसी लड़कों को डेट तक नहीं किया अभी तक। बोलते हुए उसे खुद ही नहीं पता होता क्यों पर वो आशिका को सफाई दे रहा हो जैसे वो उसकी जीएफ हो। कपिल की बात सुन आशिका बोली, रिलैक्स कपिल, मैं तो बस वो ही बोल रही जो लोग बाहर बात करते हैं। वैसे लोग बात तो ये भी करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में भी हर कोई शॉर्टकट का रास्ता अपना कर आगे बढ़ता है, पर जरूरी तो नहीं ना हर कोई एक जैसा ही हो। कुछ लोग तो अपनी मेहनत के दम पर भी आगे बढ़ते हैं, पर लोग उन्हें भी बदनाम करते हैं। आशिका की बात सुन कपिल बोला, तुम बोल तो बिल्कुल सही रही हो। तभी आशिका बोली, अच्छा ठीक है कपिल, मैं तुमसे बाद में बात करती। बोल वो फ़ोन कट कर देती है और आशिका से बात कर उसे भी काफ़ी अच्छा लगता है। वहीं दूसरी तरफ राहुल का रूम, खुशी बाथरूम से नहाकर बाहर निकलती है और वो इस बात से अनजान होती है राहुल भी जाग चुका है। वो अपनी ही धुन में बाहर निकलती है, मिरर के सामने खड़ी होकर टोबल से अपने बाल सुखाने लगती है। और वही जब राहुल खुशी को मिरर के सामने खड़ी होकर बाल सुखाते देखता है तो उसकी नज़र खुशी पर ही जम जाती है। नहाकर आने की वजह से उसकी गोरी स्किन थोड़ी गुलाबी दिख रही होती है और साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही होती है, जिससे चाहकर भी राहुल अपनी नज़र नहीं हटा पाता है। खुशी ड्रेसिंग से सिंदूर की डिब्बी उठा अपनी मांग में उसे भर लेती है और अपने गिले बालों की ही छोटी बनाने लगती है। जिसे ऐसा करते देख राहुल खुद से बोला, क्या इसे पता नहीं है गिले बालों के कारण ये बीमार भी पड़ सकती है? बोलते हुए वो उसे ही देख रहा होता है। तभी खुशी खुद को मिरर में एक नज़र देख जैसे ही पीछे मुड़ती है, उसकी नज़र जाकर सीधे राहुल मित्तल की आंखों से मिलती है, जिसे जागा देख खुशी हैरान हो जाती है और खुद से ही बोली, ये बंदर कब जागा और ये कब से मुझे ऐसे घूर कर देख रहा है? क्या इसने कभी कोई लड़की नहीं देखी जो मुझे ऐसे घूर घूर कर देख रहा है, जैसे किसी भी पल मुझ पर टूट पड़े? ये सोच कर कि खुशी की आंखों में गुस्सा आ जाता है और वो राहुल को देख ताना मारते हुए बोली, क्या तुमने कभी कोई लड़की नहीं देखी जो मुझे घूर कर देख रहे हो? पर जहाँ तक मुझे याद है तुम्हें तो अपनी हर रात रंगीन करने के लिए एक नई लड़की चाहिए होती है, और मुझे जहाँ तक याद है तुम तो हर तरह की लड़कियों को हर तरह से देख चुके हो, तो फिर मुझे क्यों अपनी इन गंदी नज़रों से घूर रहे हो? अगर तुम्हारा मन बदल गया हो तो मैं तुम्हें बता दूं, मुझे ना पुरानी बंजर पड़ चुकी चीज़ों में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, और खासकर तुम्हारे जैसे लड़के में क्या पता तुम्हें कहीं एज की बीमारी तो नहीं? इतना बोल वो बिना राहुल की बात सुने बाहर से निकल जाती है और बाहर आकर अपने होठों पर हाथ रख जोरों से हंसने लगती है। वही खुशी की बात सुन तो राहुल का मुंह खुला का खुला जी रह जाता है और वो खुद से बोला, क्या बोली वो लड़की? मैं एक बंजर पड़ चुका पुराना सामान हूँ? बोलते हुए वो एक पिलो उठाकर नीचे फेंक देता है और बोला, मुझे बंजर बोली ना, मैं भी बताता हूँ उसे, मैं कोई बंजर नहीं समझती, क्या है मुझे वो, उसे तो मैं देख लूंगा। बोल वो खुद से आगे बोला, ये लड़की क्या बोल गई मुझे एज? बोलते हुए वो अपने सर पर हाथ रख लेता है और खुद से ही बोला, तू पागल है क्या? वो लड़की कुछ भी बोलेगी और तू मान लेगा? इतना बोल बोल अपना सर झटक बाथरूम में चला जाता है और उसके बाथरूम में जाते ही खुशी अंदर आती है और बाथरूम के दरवाजे के पास जाकर जोर से बोली, राहुल तुम्हें नहीं लगता तुम्हें एक बार अपनी जांच करवा लेनी चाहिए? वैसे भी तुमने ना जाने कितनी ही लड़की के साथ अपनी रातें गुजारी है, तो हो सकता है तुम्हें सच में एज ना हो गया हो। बोल वो जोर से अपने पेट में हाथ रख हंसने लगती है
और खुशी की बात सुन राहुल गुस्से में बाथरूम का डोर खोल बाहर आता है और जब खुशी राहुल को गुस्से में अपनी तरफ बढ़ते देखती है तो वो डर कर बोली, तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो? बोल बो जैसे ही भागने वाली होती है बेसे ही राहुल उसे उसकी कमर से पकड़ लेता है और उसे गुस्से से देख बोला, क्या बोली तुमने? मुझे एज है, रुको अभी बताता हूँ तुम्हें। बोल जैसे ही खुशी को अपने साथ बाथरूम में ले जाने लगता है बेसे ही खुशी बोली, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, छोड़ो मुझे, मैंने अभी ही नहाई हूँ, जाने दो मुझे। बोलते हुए वो राहुल से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है और खुशी को खुद से ऐसे छुड़ाने की कोशिश करते देख राहुल हंसते हुए बोला, अब बोलो क्या बोल रही थी? जिसे सुन खुशी क्यूट सा फेस बना, बोली कसम से मैं तो मजाक कर रही थी। इस पर राहुल बोला, मैं बंजा पड़ चुका हूँ और तुम्हें पुरानी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं, हाँ अब बोलो ज़रा। बोलते हुए वो उसे खुद के बेहद करीब ले आता है जिसे ऐसा करते देख खुशी जोर से बोली, अरे नहीं राहुल, तुम तो अभी भी बहुत अच्छे हो और तुम्हारी दोनों किडनी भी अच्छी ही है और तुम बहुत जल्दी ही पापा भी बन जाओगे, अब मुझे छोड़ो दो। बोल रोनी सी शकल बना लेती है जिसकी बात सुन राहुल खुद से बोला, ये लड़की मेरा मजाक बना रही है या मेरी तारीफ कर रही है? बोल उसे देखने लगता है। तभी खुशी राहुल से बोली, राहुल तुमने कपड़े नहीं पहने? बोल अपनी आंखें बंद कर लेती है जिसे सुन राहुल बोला, ये क्या बोल रही हो तुम? इस पर खुशी बोली, अरे खुद को देखो ज़रा, तुम ऊपर से लेकर नीचे तक बिना कपड़ों के हो, तुम्हें ज़रा सी भी शर्म नहीं आती क्या? बोल अपनी आंखें बंद कर लेती है और खुशी की बात सुन राहुल उसे झटके से छोड़ खुद को देखता है तो वो एक देख हैरान हो जाता है। खुशी ने उसे झूठ बोली क्योंकि उसने तो कपड़े पहने होते हैं। ये देख वो सामने देखता है तो तब तक खुशी वहां से गायब हो चुकी थी। ये देख वो अपने सर पर हाथ रख बोला, इसे तो मैं देख लूंगा। बोल वापस बाथरूम में चला जाता है। 53 एपिसोड। राहुल का ऑफिस। जब वो अपने ऑफिस जाता है तब उसे युग से पता चलता है कपिल की डेट की हेल्थ के बारे में, जिसे सुन राहुल खुद से बोला, इतनी बड़ी बात हो गई मगर इसने मुझे एक बार बताना भी जरूरी नहीं समझा क्या? इतनी कमजोर है हमारी दोस्ती जो ये ऐसे समय में मुझे भूल गया। बोल वो अपने सर पर हाथ रख कपिल को कॉल करने का सोचता है। तब उसे याद आता है कपिल और कबीर दोनों ही लंदन में हैं और इस समय तो वहां पर रात होगी। यही सब सोचकर वो फोन करने का छोड़ बस एक एमजीएस छोड़ देता है और अपने काम में लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ खुशी घर में बैठी बोर हो रही होती है, इसलिए वो खुद से ही बोली, मैं इस तरह सारा दिन घर पर तो नहीं बैठ सकती ना, और ना ही मैं ऐसे हाउसवाइफ वाली जिंदगी बिता सकती हूँ, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। सोच वो बोली, वैसे ये राहुल मित्तल तो दिन भर अपनी कंपनी में ही होता है और उसके कारण मैं तो अपना सारा दिन खराब नहीं कर सकती ना। बोल वो डिसाइड करती है वो राहुल के जाने के कुछ घंटों के लिए अपनी खुद की बनाई कंपनी जो रोबोटिक टेक्नोलॉजी है उसने जाकर वहां पर काम करती है तो उसमें कोई भी बुराई नहीं है। उसका समय भी निकल जाया करेगा और उसे बोर भी नहीं लगेगा। साथ ही उसने जो 2 साल से अपना काम नहीं की थी और अपनी कंपनी भी नहीं देखी थी वो उन सबको संभाल पाएगी। यही सब सोचकर वो अपने कमरे से बाहर निकल जाती है। जब वो अपने कमरे से बाहर निकलकर नीचे आती है तो उसे सीनियर मित्तल लिविंग रूम में ही बैठे फोन पर किसी से बात करते हुए दिख जाते हैं, जिन्हें देख खुशी उनके पास ही जाकर खड़ी हो जाती है। और जब सीनियर मित्तल उसे बाहर ऐसे खड़े रहते हैं तो वो सामने वाले का फोन कट कर खुशी को देख बोले, क्या हुआ खुशी बेटा, तुम खड़ी क्यों हो? बैठो। जिसे सुन खुशी बोली, नहीं दादाजी मुझे आपसे बात करनी थी। जिसे सुन सीनियर मित्तल बोले, हाँ बेटा बोलो क्या बात करनी है? जिसे सुन खुशी बोली, दादाजी मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं अपनी कंपनी ज्वाइन कर लूँ, वैसे भी सारा दिन घर में खाली पीली रहना मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे ऐसे आदत नहीं है। खुशी की बात सुन दादाजी बोले, बेटा तुम राहुल के साथ उसकी कंपनी ही क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती? जिसे सुन खुशी बोली, नहीं दादाजी मुझे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और मेरी खुद की बहुत सारी कंपनी है जिसे संभालने की मुझे ज़रूरत है। बोलते हुए वो शांत हो जाती है। तभी उसकी बात सुन दादाजी बोले, ठीक है बेटा तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा करो, पर तुम्हें याद तो है ना तुम अभी अपनी ईद राहुल के सामने रिवील नहीं कर सकती और ये फैसला तुम्हारा अपना ही है। जिसे सुन खुशी बोली, जी दादाजी मुझे अच्छे से पता है पर मेरे पास टैलेंट है तो मैं उसे बेस्ट भी तो नहीं कर सकती ना। बोल वो वहाँ से चली जाती है और उसे जाते देख सीनियर मित्तल खुद से ही बोले, पता नहीं ये नालायक कब समझेगा। जिसे वो अपने पैरों की जूती समझ रहा है उसके सामने तो उसकी खुद की ही कोई औकात नहीं। बोल वो अपना सर हिला देते हैं। वही आशिका को एक कंपनी से कॉल आता है जहां उसे बतौर उस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर 5 साल के लिए साइन किया गया था और वो कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं बल्कि शिमला शहर की सबसे बड़ी कंपनी में से एक थी और उस कंपनी का नाम ड्रीम कलेक्शन क्लोथ था।
और वहाँ पर डिज़ाइन की जाने वाली ड्रेस की कीमत लाखों और करोड़ों की होती थी, क्योंकि वहाँ पर बनने वाली ड्रेस में डायमंड से कारीगरी की जाती थी और उनका हर एक कलेक्शन लाजवाब होता था। और जब आशिका को ये बात पता चलती है, उस कंपनी की ओनर ने खुद उसे सिलेक्ट की है अपनी कंपनी की बतौर मॉडल, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता है। और वो ये खबर खुशी को देने की सोचती है और अपना मोबाइल निकाल उसे कॉल मिला देती है। खुशी अपनी कंपनी में जैसे ही कदम रखती है, वहाँ के सारे एम्प्लॉय उसे देख काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उन सबको पता चल चुका था खुशी ने शिमला में क्या की थी, जिसे सुनने के बाद यहाँ के लोग ईमानदारी से अपना काम करने लगे थे, क्योंकि उन्हें पता था अगर उन सबको यहाँ से निकाला गया तो देश की किसी छोटी सी कंपनी में भी उन्हें कोई जॉब नहीं देने वाला है, जिस कारण सारे लोग अपना काम ईमानदारी से करते हैं। और जब सभी खुशी को देखते हैं तो वो सब उसे ग्रिड करते हैं, पर खुशी बिना किसी की बातों का कोई भी जवाब दिए सीधे लिफ्ट से होते हुए उस बिल्डिंग में बने 20वें फ्लोर का बटन दबा वहां पर चली जाती है, जिसे वहां से जाते देख सब राहत की सांस लेते हैं। खुशी जैसे ही उस फ्लोर पर जाती है, खुशी की लिफ्ट ठीक उसके केबिन के सामने जाकर ही रुकती है, जिसके रुकने के बाद खुशी अपने केबिन का डोर खोल वहां पर चली जाती है और अंदर जाने के बाद वो अंदर से उस डोर को बंद कर देती है। अपने केबिन में पहुंचने के बाद खुशी एक नज़र अपने उस केबिन को देखती है, जिसे देखते ही उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। ये वही कंपनी थी जिसे राहुल और खुशी दोनों ने मिलकर खुद अपने दम पर खड़ा किया था, और काफ़ी कम उम्र में ही उन दोनों ने बहुत सारे ऐसे रोबोट बना लिए थे जो नॉर्मल रोबोट ना होकर काफ़ी अलग थे, और दोनों ही साथ मिलकर यहाँ काम किया करते थे, जिसे याद कर उसकी आंखें भर जाती है। और वो अपने मन में बोली, कितने खुश थे हम साथ में राहुल, पर पता नहीं किसकी नज़र हमें लग गई और हम दोनों को एक दूसरे से अलग होना पड़ा। खुशी जैसे ही ये सोचती है, उसे राहुल की आवाज़ सुनाई देती है, जो उसे देख बोला, हम अभी भी अलग कहाँ हैं खुशी, हम तो अभी भी एक ही है ना। जिसे सुन खुशी बोली, हाँ हम अभी भी एक है, पर क्या फ़ायदा इसका जब मैं तुझे बस देख ही सकती हूँ मगर तुझे महसूस और छू नहीं सकती। बोल वो अपनी आंखों में आए आंसुओं को पोंछ लेती है और अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाती है। तभी उसके मोबाइल में आशिका का फ़ोन आता है, जिसे देख खुशी उसे उठा लेती है। वो जैसे ही फ़ोन उठाती है, दूसरी तरफ से आशिका की काफ़ी ज़्यादा खुशी से भरी आवाज़ उसे सुनाई देती है, जो बोली, खुशी खुशी खुशी, मैं तुम्हें बता नहीं सकती आज मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ, मैं इतनी खुश हूँ जिसे मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। बोल बोल रुक जाती है और आशिका की बात सुन खुशी भी खुश होकर बोली, लगता है तुम्हें कोई बड़ी मूवी मिली है जिस कारण तुम काफ़ी ज़्यादा खुश हो। बोल वो मुस्कुरा देती है। तब आशिका बोली, नहीं खुशी, मुझे कोई मूवी नहीं, बल्कि मुझे शिमला की एक बड़ी कंपनी में बतौर मॉडल साइन किया गया है और अब मैं शिमला जा रही हूँ, पर जब भी तुम फ्री होगी तब मैं तुम्हें एक अच्छी सी ट्रिप दूंगी। जिसे सुन खुशी बोली, ठीक है, पर तुम अपना काम अच्छे से करना। जिसे सुन आशिका बोली, हाँ मैं अपना काम अच्छे से करूँगी और हम जल्दी मिलेंगे। बोल वो फ़ोन कट कर देती है। फ़ोन कट होते ही खुशी का मैनेजर एक फ़ाइल का बड़ा सा बंडल लाकर खुशी के सामने पटक देता है और उसे देख बोला, खुशी मैडम इन सब फाइल में आपके साइन चाहिए। जिसे सुन खुशी उसे हैरानी से देखने लगती है, तो अभी बोला, मैडम ऐसे मत देखो, हमें आप ही हो जो इतने समय से ऑफिस नहीं आई और ना ही आपने कोई काम किया, ये सब उसका ही नतीजा है। बोलते हुए वो उस फाइल की तरफ इशारा करता है, जिसे देख खुशी बोली, ठीक है तुम जाओ, मैं इन्हें अच्छे से पढ़ने के बाद साइन कर दूंगी। खुशी की बात सुनकर अभी बोला, ठीक है खुशी मैडम, तो अब हम जा रहे हैं। बोल वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ कपिल के डेट को चेक करने के बाद रोहित उसे अपने केबिन में बुलाता है। उसे कुछ अलग से दवाई कपिल के डेट के लिए प्रोवाइड करनी थी, और रोहित की बात सुनकर कबीर और कपिल दोनों ही रोहित के केबिन में चले जाते हैं। जब वो दोनों डॉक्टर रोहित के केबिन में जाते हैं तब केबिन में कोई भी नहीं होता। ये देख कबीर बोला, ये डॉक्टर कहाँ चले गए, हमें यहाँ पर बुलाकर खुद कहाँ चले गए। बोल वो सामने लगी चेयर पर बैठ जाता है। तब कपिल बोला, शायद वो किसी पेशेंट को चेक करने गए होंगे, हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। जिसे सुन कबीर बोला, ठीक है, और वो दोनों ही बैठकर वहाँ पर डॉक्टर के आने का वेट करने लगते हैं। तभी टेबल पर रखा रोहित का फ़ोन बजने लगता है। ये देख कबीर बोला, डॉक्टर का कॉल आ रहा है, पर पता नहीं डॉक्टर कहाँ रह गए। बोल वो टेबल पर रखा बजते हुए फ़ोन को देखता है, जो एक बार कट जाने के बाद दोबारा बजता है। जिसे देख कबीर बोला, लगता है कोई ज़रूरी कॉल होगा इसलिए वो दोबारा बज रहा है। बोल वो टेबल पर रखा फ़ोन उठा लेता है और उसे रिसीव कर बोला, हेलो मैं डॉक्टर रोहित नहीं हूँ। डॉक्टर रोहित अभी अपने पेशेंट को चेक करने गए हैं, कोई ज़रूरी काम ना हो तो आप थोड़ी देर बाद उन्हें दोबारा कॉल कर सकते हैं। जिसे सुन दूसरी तरफ से आवाज़ आई, कोई बात नहीं, जब रोहित आए तो बोल देना उनकी वाइफ का कॉल है। जिसे सुन कबीर ओके बोल फ़ोन रख देता है
और जैसे ही कॉल कट होता है कबीर मोबाइल वापस उसकी जगह पर रखने के लिए होता है, मगर उसकी नज़र मोबाइल में दिख रही वॉलपेपर पर लगी फ़ोटो को देख उसी पर थम जाती है और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। जिसे ऐसे देखते देख कपिल बोला, क्या हुआ तुझे, तू मोबाइल को क्यों घूर रहा है? जिसे सुन कबीर कुछ बोलता उतने में ही केबिन का डोर खोल रोहित अंदर आ जाता है और जब वो कबीर के हाथ में अपने मोबाइल को ऐसे हैरान नज़रों से देखते पाता है तो वो बोला, क्या हुआ मिस्टर कबीर, आप मेरे मोबाइल को ऐसे हैरानी से क्यों देख रहे हैं? जिसे सुन कबीर उस फोटो को दिखाते हुए बोला, मोबाइल में जो फोटो लगी है वो किसकी है? जिसे सुन रोहित बोला, क्या आप इन्हें जानते हो? जिसे सुन कबीर बोला, हाँ ये मेरे दोस्त राहुल मित्तल की वाइफ है। इसी एपिसोड को ये तीसरी बार लिखना पड़ रहा है और अब गुस्सा भी आने लगा, इसी को 3 बार लिखने में पता नहीं कैसे ये डिलीट हो गया था। 54 एपिसोड। जब कबीर बोलता है ये मेरे दोस्त राहुल मित्तल की वाइफ और उनकी भाभी है, उसे सुन कपिल उसे देखने लगता है तो रोहित उसकी बात का जवाब देते हुए बोला, ये मेरी खुशी है। जब रोहित ये बोलता है उन दोनों की आंखें हैरानी से फैल जाती है और उन्हें कुछ समझ नहीं आता। तभी रोहित अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, उद्धरण चिन्ह, खुशी मेरी छोटी बहन कम मेरी बेटी ज्यादा है। बोलते हुए वो अपने मोबाइल में गैलरी ओपन कर उसमें खुशी और राहुल की फोटो निकाल उसे देखते हुए बोला, ये तुम्हारे दोस्त राहुल मित्तल की नहीं बल्कि राहुल शेखावत की वाइफ है। बोलते हुए वो अपना मोबाइल उन दोनों की तरफ कर देता है और जैसे ही वो दोनों मोबाइल में खुशी को देखते हैं वो दोनों एकदम हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जिस खुशी को उन दोनों ने देखा था वो कोई और थी और जिसे वो अभी देख रहे हैं वो कोई और है। मोबाइल में जो खुशी दिख रही थी वो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न और स्टाइलिश होती है, साथ ही उसके फेस में एक अलग ही चमक दिखाई देती है। तब वो और फोटो स्क्रॉल करते हुए देखने लगते हैं तो उनकी आंखें हैरानी से फैलती जाती हैं। खुशी हर एक फोटो किसी लड़के के साथ होती है और उन दोनों को देख साफ पता चल रहा था जैसे वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो। और जब वो दोनों खुशी और राहुल की शादी का वीडियो देखते हैं तो उनकी हैरानी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। जिसे ऐसे देख रोहित वापस अपना मोबाइल उनके हाथ से लेकर बोला, तुम दोनों ऐसे हैरान क्यों हो? उद्धरण चिन्ह। जिसे सुन कबीर बोला, अगर ये आपकी छोटी बहन है तो वो कौन है जो राहुल मित्तल के साथ रह रही है? पर वो तो एक अनाथ लड़की है ना। बोलते हुए वो दोनों लड़के ही उसे सवालिया नजरों से देखने लगते हैं। जिन्हें ऐसे देखते देख रोहित एक लंबी सांस लेकर बोला, वो कोई अनाथ लड़की नहीं है बल्कि वो एक राजस्थान की रॉयल फैमिली से है, खुशी राजावत, और शादी के बाद वो खुशी राहुल शेखावत हो चुकी हैं। बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोला, उसने अपनी सारी पढ़ाई लंदन यूनिवर्सिटी से की है और काफ़ी कम उम्र में ही उसने बिजनेस की दुनिया में कदम रखी और 2 बार बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीत चुकी हैं। बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू काफ़ी तेजी से बहने लगते हैं जिन्हें वो जल्दी से साफ कर लेता है। पर कपिल और कबीर को कुछ भी समझ नहीं आता। तब रोहित उन दोनों को शुरू से लेकर खुशी और राहुल की शादी और एक्सीडेंट से लेकर कोमा तक जाना और उस मजबूरी में की गई शादी और उसके लिए घर वालों के सामने रखी गई सारी सच सारी बात बता देता है। और जब वो दोनों भी सारी बातों को सुनते हैं तो उन दोनों की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उन दोनों को भी खुशी के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। तभी उन दोनों को रोहित की आवाज़ सुनाई देती है जो उन दोनों से बोला, कैसी है वो, क्या वो ठीक है? उद्धरण चिन्ह। वो खुश तो है ना, वहाँ पर सब उसका अच्छे से ख्याल तो रखते हैं ना? उद्धरण चिन्ह। उसे वहाँ पर किसी बात की कोई परेशानी तो नहीं है और वो लड़का वो खुश तो रखता है ना? मेरी बहन को कैसा इंसान है, वो अच्छा या बुरा? बोलते हुए वो उन दोनों को ही देख रहा होता है और रोहित की बातों को सुन कबीर और कपिल दोनों को समझ नहीं आता वो क्या बोले, क्योंकि वो दोनों अच्छे से जानते थे राहुल मित्तल किस तरह का इंसान है और वो ये भी जानते थे राहुल मित्तल किस तरह खुशी को टॉर्चर और परेशान करता है। ये सब सोचकर उन्हें काफ़ी बुरा लगता है पर वो रोहित को ये सब बता नहीं सकते थे। अगर उन दोनों ने सच बताए तो रोहित राहुल को छोड़ेगा नहीं और फिर रोहित और उसका परिवार खुशी को अपने साथ ले जाएंगे। ये सोच वो बोले, खुशी भाभी ठीक है, हाँ वो बहुत कम बोलती हैं और ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती है, पर वो ठीक है बोल वो शांत हो जाते हैं। और उन दोनों की बात सुन वो बोला, उसे ठीक होना ही चाहिए, मगर गलती से भी कभी मुझे ये पता चला वो वहाँ पर खुश नहीं है और वो लड़का उसका अच्छे से ध्यान नहीं रखता तो मुझे नहीं पता, पर मैं उस लड़के को अपने हाथों से मार दूंगा जिस हाथों से मैंने कभी उसे बचाया था, और मैं अपनी बहन से किया वादा तोड़ उसे वापस अपने घर ले जाऊंगा। बोलते हुए उसकी आंखें गुस्से से लाल दिखाई देने लगती हैं जिसे देख वो दोनों डर जाते हैं। मित्तल मैंशन। खुशी अपने कमरे में बैठी कुछ सोच रही होती है, तभी वहां पर राहुल आ जाता है और खुशी को ऐसे किसी सोच में गुम देख वो उसके पास आकर बैठ जाता है, मगर खुशी अपनी सोच में इतनी ज़्यादा खोई होती है जिस कारण उसे राहुल मित्तल के आने का ध्यान भी नहीं रहता है।
और उसे ऐसे खोए देख राहुल धीरे से उसके एक हाथ में अपना हाथ रख बोला, क्या हुआ, किसके ख्यालों में खोई हो तुम। बोलते हुए वो खुशी के बिना मेकअप वाले सुंदर फेस को देखने लगता है, जो बहुत ही ज्यादा मासूम और प्यारा होता है, जिसे देख उसे काफी सुकून फील होता है। और राहुल मित्तल की आवाज सुन खुशी अपने होश में आती है और अपनी गहरी भूरी आंखों से उसे देखने लगती है। तब उसे एहसास होता है उसके एक हाथ पर राहुल ने अपना हाथ रखा है, जिसे देख वो अपना हाथ हटाते हुए बोली, तुम कब आए। उद्धरण चिन्ह। ये सुन राहुल बोला, बस अभी ही, पर तुम तो पता नहीं किसके ख्यालों में खोई हो, जबकि तुम्हारा इतना हैंडसम पति तुम्हारे पास मौजूद है। वो मुस्कुरा देता है और राहुल की बात सुन खुशी बोली, तुम इतने भी हैंडसम नहीं हो जो मैं तुम्हें देखूं। वो वहां से उठकर जाने लगती है, मगर वो वहां से जा पाती उससे पहले ही राहुल उसका एक हाथ पकड़ अपने तरफ खींच लेता है, जिस कारण खुशी खुद को संभाल नहीं पाती और वो जाकर सीधे राहुल के सीने से टकरा जाती है। और राहुल के सीने लगते ही दोनों के दिल की धड़कनें काफी तेज हो जाती हैं और उन दोनों को ही अपने दिल में एक अलग सा सुकून का एहसास होता है। खुशी का सर राहुल के सीने पर होता है, जिस कारण वो उसके सीने में धड़क रहे दिल की आवाज काफी अच्छे से सुन पा रही होती है। और इतने समय बाद उस दिल के इतने करीब होने पर खुशी की आंखों में एक बूंद आंसू की आ जाती है और वो राहुल से अलग तो होना चाहती है पर अलग नहीं हो जाती। और वो अपने मन में बोली, ये वही दिल है जिस पर मेरा अधिकार है और मेरा दिल भी तो इसी दिल के लिए धड़कता है, मगर ये जिस इंसान के सीने में है मैं उसे प्यार नहीं करती, ना ही ये लड़का मुझे प्यार करता है, पर फिर भी मैं क्यों इससे दूर नहीं जा पा रही हूँ। बोलते हुए उसे पता ही नहीं चलता कब उसके दोनों हाथ राहुल के पीठ पर चले जाते हैं और वो उसे अनजाने में ही हक कर लेती है। उद्धरण चिन्ह। वही खुशी के इस तरह उसके सीने से लग उसे हक करने से राहुल को भी काफी ज्यादा सुकून का एहसास होता है और वो अपने मन में पता नहीं क्यों, मगर कुछ तो खास है तुम में जो मैं तुम्हारे तरफ खींचा चला आता हूँ। जब भी तुम मेरे करीब या आसपास होती हो तब मुझे एक अलग ही खुशी महसूस होती है, एक ऐसी खुशी जो मैंने कभी भी फील नहीं की। बोल उसके होठों पर एक मुस्कान आ जाती है, फिर तभी उसे याद आता है वो आगे खुशी के साथ क्या करने वाला है और किस तरह से उसको सबकी नज़रों में गिराने वाला है, जिसे याद करते ही उसका दिल दर्द से भर उठता है। और वो खुशी को खुद से अलग करते हुए बोला, क्या कर रही हो खुशी, अभी थोड़ी देर पहले ही तो तुमने मुझे कहा मैं इतना भी हैंडसम नहीं और अब तुम खुद ही किसी फेविकोल की तरह मुझसे चिपकी पड़ी हो। बोलते हुए वो खुशी को खुद से दूर करने की कोशिश करता है, पर खुशी कुछ भी नहीं बोलती, ना उससे दूर होती है। ये देख वो अपनी नजरें झुकाकर नीचे देखता है तो वो ये देख हैरान होता है, खुशी तो सो चुकी है। ये देख वो हैरान हो जाता है और बोला, कैसी लड़की है ये, क्या मैं इसे इसका बिस्तर नजर आ रहा जो ये ऐसे सो रही। बोल वो उसे अपनी गोद में उठाकर आराम से बेड पर लिटा देता है, मगर जब वो जैसे ही जाने को होता है खुशी नींद में ही उसका हाथ पकड़ लेती है, जिसे देख वो हैरान होकर खुशी को देखता है। और ये देख वो अपना मुंह बनाकर बोला, मैंने इस लड़की से दो बातें क्या हंसकर कर ली, ये तो मुझसे चिपके ही जा रही है। ये बोलते हुए ही उसे एक शरारत सूझती है और वो अपनी शर्ट निकाल उसे जमीन पर ही फेंक देता है। साथ ही खुशी से अपना हाथ छुड़ा कबर्ड के पास जाकर खुशी की एक वाइट कलर की साड़ी निकाल उसे भी जमीन पर बड़े ही बेढंगे तरीके से फेंक देता है और अपने मन में बोला, सुबह मुझे बेवकूफ़ बनाई थी ना, अब मैं भी देखता हूँ सुबह उठने के बाद तुम्हारा रिएक्शन कैसा होता है। इतना बोल वो भी खुशी के पास ही जाकर सो जाता है और वो खुशी के सुबह होने वाले रिएक्शन को याद कर मुस्कुराने लगता है। 55 एपिसोड। अगली सुबह जब खुशी की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को राहुल की मजबूत बाहों में पाती है। ये देख वो हैरान हो जाती है और वो जैसे ही उठने की कोशिश करती है, मगर वो उठ नहीं पाती क्योंकि राहुल ने उसे काफी टाइट हक किया होता है। ये देख वो राहुल से खुद को छुड़ाते हुए बोली, ये छोड़ो मुझे, तुमने मुझे हक कैसे किया, छोड़ो। बोल वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है और खुशी के इस तरह से हिलने डुलने के कारण राहुल की भी आंखें खुल जाती हैं और वो खुशी का गुस्से से लाल हुआ चेहरा देख बोला, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। बोलते हुए वो उठकर बैठ जाता है और जैसे ही खुशी कुछ बोलने ही वाली होती है तभी उसकी नज़र राहुल के बिना शर्ट वाली बॉडी पर जाती है, जिसे देख वो हैरान होकर बोली, तुम्हारी शर्ट कहाँ है और तुमने मुझे ऐसे हक कर क्यों सोया था। बोल वो उसे सवालिया नज़रों से देखने लगती है। खुशी की बात सुन एक पल के लिए तो राहुल भी हैरान हो जाता है, पर तभी उसे याद आता है उसने खुशी को परेशान करने के लिए क्या प्लान बनाया है, जिसे याद कर वो अंदर ही अंदर मुस्कुराया और पर बाहर से अपनी भोली सी शकल बनाकर बोला, ये तुम खुद से ही पूछो, मैंने तुम्हें हक किया या तुमने मुझे हक किया। बोल वो जमीन में पड़े कपड़ों के तरफ इशारा कर बोला, मुझे तो बोलने में भी शर्मा रही है, कल रात तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की। बोलते हुए वो टेढ़ी नज़रों से खुशी को देखने लगता है और उसने जैसा सोचा था ठीक वैसे ही खुशी अपनी आंखें बड़ी कर जमीन में पड़े कपड़ों को देख बोली, ये क्या बोल रहे हो तुम, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए जो इस तरह की बातें कर रहे हो।
बो जैसे ही उठने की कोशिश करती है वैसे ही राहुल उसके ऊपर एक ब्लैंकेट डाल बोला कुछ तो शर्म करो। इस समय तुम्हारे सारे कपड़े जमीन पर पड़े हैं। बो अपनी आंखें बंद कर लेता है और जैसे ही खुशी उसकी ये बात सुनती है एक पल के लिए तो वो भी डर जाती है, पर तभी वो खुद को देखती है और खुद को एकदम सही सलामत देख उसे राहत मिलती है। मगर उसे राहुल पर गुस्सा आ जाता है और वो राहुल को जैसे ही कुछ बोलने वाली होती है ठीक उसी समय उसे राहुल के जोरों से हंसने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुन वो उसे गुस्से से घूर कर देखती है। और जैसे ही खुशी एक पिलो उठा राहुल को मारने वाली होती है, राहुल ये चीज़ नोटिस कर लेता है और बोला तुम कभी डेट पर गई हो। राहुल की बात सुन खुशी उसे अजीब नज़रों से देखने लगती है। ये देख राहुल बोला एक काम करो तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, हम आज कहीं बाहर चलकर नाश्ता करते हैं। वो उसे देखने लगता है और राहुल की बात सुन खुशी उसे देख बोली तुम्हें कुछ हुआ है क्या? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कल तक तो तुम्हें तुम्हारे आसपास रहना भी पसंद नहीं था, तुम तो मुझे अपने कमरे में भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, और अब अचानक ऐसा भी क्या हो गया जो तुम मुझे अपने कमरे में छोड़ो अपने बेड पर भी सोने की इजाज़त दे रहे हो, और साथ ही मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हारे दिमाग में कोई प्लान चल रहा है? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, मैं सच में तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती और मैं सच में तुम्हें छोड़कर जाने वाली हूँ। वो वहाँ से जाने लगती है और उसकी बात सुन राहुल बोला खुशी बिलीव मी, मेरा यकीन करो मैं बदलने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और तुम मुझ पर शक कर रही हो। वो ऐसे नाटक करता है जैसे उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा हो। वो मायूस हो जाता है, पर खुशी उसकी बात सुन थोड़ी सोच में पड़ जाती है और उसे ऐसा लगता है जैसे राहुल सच बोल रहा है और वो उसकी बात पर विश्वास कर लेती है। जब राहुल देखता है खुशी उसकी बातों को मान रही है, ये देख उसे अंदर से काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस होती है और वो अपने मन में बोला जाना तो तुम्हें होगा ही मेरी सो कॉल्ड वाइफ, पर ऐसे नहीं, मुझे मेरे घर वालों की नज़रों में झूठा साबित कर नहीं, ना ही मुझे एक बुरा पति बनाकर तुम जाओगी जरूर, पर यहाँ से सबकी नफरत लेकर और अपने कैरेक्टर पर कई सारे दाग लेकर, और ये शुभ काम में नहीं मेरे घर वाले खुद ही करेंगे। बहुत महान बनने का शौक है ना तुम्हें, तो मैं तुम्हें सबकी नज़रों में इतना महान बना दूंगा जिसके बाद तुम खुद से ही नफरत करने लगोगी और उस दिन को कोसोगी जिस दिन तुमने मुझसे शादी करने का फैसला किया था। सोचते हुए उसके फेस पर एक शैतानी चमक होती है। उसे ऐसे अपने ख्यालों में खोया हुआ देख खुशी कुछ भी नहीं बोलती और वो जमीन पर पड़ी अपनी शादी और राहुल की शर्ट दोनों को उठा बाथरूम में चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद वो सभी नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल और बैठे होते हैं। तब राहुल जानबूझकर खुशी की प्लेट में नाश्ता रखते हुए बोला खुशी तुम्हें नहीं लगता तुम कितनी पतली हो और तुम्हें अपनी थोड़ी हेल्थ बनाना चाहिए, जिसके लिए तुम्हें अपने खाने पीने पर खास ध्यान देने की ज़रूरत है। वो ढेर सारा खाना उसकी प्लेट पर डाल देता है और उसकी बात सारे और उसका इतना सॉफ्ट और केयरिंग बिहेव देख सबको तो मानो को सदमा ही लगा हो और वो तीनों उसे देखने लगते हैं। ये देख राहुल बोला मोम दे दादू, मुझे इस बार सच में अपनी गलती का एहसास है और मैं सच में उसके लिए खुशी से माफ़ी मांग चुका हूँ और इस बार मैं कोई भी शिकायत का मौका नहीं देने वाला। वो मासूम सी शकल बना अपना नाश्ता करने लगता है और उसकी बात सुन उन तीनों मित्तल को भी लगता है जैसे राहुल सही बोल रहा है। ये देख वो लोग भी उस पर बिलीव कर लेते हैं, मगर सारे लोग राहुल के मन में क्या चल रहा इस बात से बिल्कुल अनजान होते हैं। तभी राहुल खुशी से बोला खुशी अभी तो मुझे मीटिंग में जाना है, पर शाम को हम दोनों दिन के लिए बाहर जाने वाले हैं, तो तुम रेडी रहना, मैं ठीक 7 बजे आ जाऊंगा। इतना बोल वो प्यार से खुशी के सर पर हाथ फेर बाहर से चला जाता है और राहुल का इतना बदला रूप देख सारे लोग खुश होते हैं। तभी खुशी भी बाहर से अपने कमरे में आ जाती है और काउच पर अपना सर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर बोली तुझे क्या लगता है इस बार ये लड़का सच बोल रहा है या झूठ? बोलते हुए वो अपनी आंखें खोल अपने साइड पर देखती है जहां राहुल की आत्मा होती है और वो उसे देख बोली क्या लगता है तुझे? खुशी की बात सुन राहुल की आत्मा बोली एक गिरगिट भी जितना रंग नहीं बदलता उससे ज्यादा रंग तो ये बदल लेता है। वो भी पलके झपकते ही वो खुशी को देखने लगता है और बोला तेरा दिल क्या बोल रहा तू उसकी सुन? जिसे सुन खुशी बोली मैं उस लड़के से प्यार नहीं करती, ना ही उसके साथ रहना चाहती हूँ, पर कल जब मैं उसके सीने से लगी और उस दिल की धड़कन सुनी जो बस मेरे लिए धड़कता है, जिसे सुन मैं खुद को रोक नहीं पाई। राहुल बोलते हुए वो राहुल की आत्मा को देख रही होती है और आगे बोली हाँ ये सच है, मैं इस शादी को नहीं मानती, पर एक सच ये भी है मैं इस शादी का अपमान भी नहीं करना चाहती और मैं एक मौका इस रिश्ते को देना चाहती हूँ, पर मुझे ये भी पता है वो लड़का बस मेरे जज्बातों और मेरे भोलेपन का फ़ायदा उठा रहा है, कुछ तो उसके दिमाग में चल रहा है। तभी तो जिस लड़के को मेरा उसके कमरे में होना बर्दाश्त नहीं, वही लड़का मुझे अपने बेड पर सोने के लिए कैसे बोल सकता है? बोलते हुए वो किसी गहरी सोच में डूब जाती है
और उसे ऐसे सोच में डूबा देख आत्मा बोली अगर वो सुधर जाता है तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही होगी, मगर वो नाटक कर रहा है तो सबसे ज्यादा दैक भी मुझे ही होगा। बोल वो मायूस हो जाता है। इस पर खुशी बोली जो भी हो पर मैं उसके जाल में नहीं फंसने वाली। उसे लगता है वो मुझसे खेल सकता है तो ठीक है, वो यही समझे, पर मैं भी कोई बेवकूफ़ नहीं जो उसकी बातों में आ जाओ। बोल वो शांत हो जाती है। 56 एपिसोड। दोपहर का समय। खुशी अभी ही अपनी एक जरूरी मीटिंग खत्म कर अपने केबिन में पैर रखती है और वो जैसे ही अपने केबिन में आकर एक राहत की सांस लेती है, बेसे ही उसके पास में रखा उसका फ़ोन बजने लगता है। ये देख वो बोली इस समय कौन मुझे कॉल कर रहा है। बोल वो जैसे ही अपना मोबाइल अपने हाथ में लेती है, वैसे ही वो देखती है आशिका उसे वीडियो कॉल कर रही है। ये देख वो भी बिना सोचे समझे ही उसे पिक कर लेती है और वो जैसे ही फ़ोन में देखती है उसे आशिका की गुस्से से भरी आवाज़ सुनाई देती है जो उससे बोली खुशी तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। बोलते हुए वो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में देख रही होती है। वही खुशी को तो उसकी बात समझ ही नहीं आती। फिर वो आशिका के पीछे का व्यू ध्यान से देखती है तो उसे समझ आ जाता है वो उससे बेसी बात क्यों कर रही है और वो इतने गुस्से में क्यों है। ये देख वो जैसे ही कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलती है, बेसे ही आशिका बोली मैंने तुम्हें अपनी छोटी बहन समझी। उद्धरण चिन्ह। मगर तुमने मुझे कुछ भी नहीं समझी खुशी, ऐसा क्यों? क्या मैं तुम्हें इतनी बुरी लगती हूँ जो तुमने मुझे एक बार भी ये बताना जरूरी नहीं समझा तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। बोलते हुए वो अपना मुंह फुला लेती है और उसे ऐसे खुशी बोली पहले तुम शांत हो जाओ आशिका, फिर मैं तुम्हें सारी बातें बता दूंगी। पर सही समय आने पर। बहुत लंबी कहानी है आशिका जो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती, पर तुम इस बात को किसी और को मत बताना, खासकर अपने उस राहुल सर को। जिसे सुन आशिका बोली मुझे सब पता चल गया है। खुशी बोलते हुए वो अपनी आंखें नम कर लेती है और उसे देख बोली तुम्हारे अंदर इतना सारा दर्द छुपा हुआ है, ये बात मैं कभी समझ ही नहीं पाई। तुम इतने बड़े घर से हो फिर भी एक ऐसे इंसान के इतने सारे अत्याचार सह रही हो, वो भी किस लिए? बस इसीलिए क्योंकि उस आदमी के सीने में तुम्हारे प्यार का दिल धड़क रहा है। बस इसलिए तुम ये सब क्यों झेल रही हो? तुम अपनी सारी सच्चाई क्यों नहीं बता देती? जिसे सुन खुशी अपने आंखों के आंसू आंखों में ही जबत कर बोली हर चीज का एक सही समय होता है और सही समय आने पर सबको सच पता चल ही जाता है। पर तुम्हें ये सब किसने बताया? बोल वो उसे सवालिया नजरों से देखने लगती है तो आशिका अपने आंख में आंसू को अपने एक हाथ से पोंछकर बोली मुझे ये सब कपिल ने बताया है। कबीर और कपिल दोनों ही तुम्हारे भाई रोहित से मिले हैं, पर तुम परेशान मत होना, उन दोनों ने कुछ भी नहीं बताए हैं तुम्हारे भाई को। बोल वो हल्का सा मुस्कुरा देती है। उद्धरण चिन्ह। और आगे बोली मेरे पास उस मोनिका के खिलाफ काफी सारे सबूत हैं जिसे दिखाकर हम राहुल सर को उस मोनिका के जाल से आजाद कर सकते हैं। आशिका की बात सुन खुशी मुस्कुरा देती है और बोली तुमने मेरे बारे में इतना सोची वही बहुत है, पर डोंट वरी मैंने उस मोनिका का इंतजाम कर दी हूँ और वो खुद अपने मुंह से अपनी सच्चाई सही समय आने पर राहुल को बता देगी। पर शायद तब तक राहुल के पास सिवाय रिग्रेट फील करने के अलावा कुछ और नहीं होने वाला है। बोल वो मुस्कुरा देती है और बोली अपने काम पर अच्छे से फोकस करो। उद्धरण चिन्ह। और मेरी चिंता छोड़ो। बोल वो मुस्कुरा कर फोन कट कर देती है और एक लंबी सांस बाहर छोड़ते हुए बोली जब तुम्हें सच में मोनिका का सच पता चलेगा राहुल मित्तल, तब तक सच में काफी देर हो चुकी होगी। बोल वो अपनी चेयर पर बैठ फिर से अपना काम करने लगती है। शाम का समय जब राहुल घर आता है तो उसे अपनी मोम सामने ही दिख जाती है जो नौकर को कुछ समझा रही होती है। ये देख राहुल के दिमाग में जल्दी से एक प्लान आता है और वो अपनी मोम के पास जाकर थोड़ा उदास होने का नाटक कर बोला गुड इवनिंग मोम, जिसे सुन यामिनी उसे देखने लगती है तो राहुल बोला मोम ये साड़ी कैसी है, इसे मैं खुशी के लिए लाया हूँ, उसे पसंद तो आएगी ना। बोल वो उन्हें देखने लगता है और अपने बेटे की बात सुन यामिनी के फेस पर भी एक मुस्कान आ जाती है और वो बोली तुमने उसके लिए लाए हो तो उसे पसंद क्यों नहीं आएगी? फिर वो थोड़ा रुककर बोली मुझे अच्छा लगा बेटा, तुम्हें समझ आ गया क्या सही और क्या गलत है, तो अब से अपनी पत्नी का ध्यान रखो। जिसे सुन वो बोला हाँ मोम मैं ऐसा ही करूँगा, अब से मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगा और किसी को भी शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। और मोम आज मैंने खुशी को अपने साथ डेट पर ले जाने का फैसला किया है। बोल वो मुस्कुरा देता है और बोला ओके मोम मैं अपने कमरे में जाता हूँ। बोल वो वहाँ से अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है पर उसके होठों पर एक अलग ही मुस्कान होती है जिसे देख शायद ही कोई उसके मन में चल रही बातों को समझ पाता। उद्धरण चिन्ह। जब राहुल रूम में आता है तो वो देखता है खुशी खिड़की के पास बैठी बाहर की तरफ देख रही है। ये देख उसके फेस पर एक मुस्कान आ जाती है और वो खुशी के पास जाकर बोला खुशी। जैसे ही वो उसका नाम पुकारता है वैसे ही खुशी वो अपनी नजरें उठाकर राहुल को देखती है तो राहुल उसे देख बोला तुम तैयार नहीं हुई? बोल वो उसे प्यार से देखने लगता है
जब खुशी राहुल को खुद को इस तरह से प्यार से देखते हुए देखती है और उसकी बात सुनती है तो वो अपनी जगह से खड़ी होकर उसे देख बोली, क्या तुम मुझे कहीं ले जा रहे हो? बोलते हुए वो राहुल की आंखों में देखने लगती है और उसकी बात सुन राहुल खुशी का हाथ पकड़ उसे अपने एक हाथ में लेकर बोला, तुम भूल गई, मैंने तुम्हें सुबह ही तो बोला था आज हम दोनों साथ में डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं। बोल वो उसे देखने लगता है और बोला, देखो मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट ब्लैक रंग की साड़ी लाई हूँ। बोलते हुए वो उसे दिखाने लगता है और बोला, जाओ और जल्दी से रेडी होकर आओ, तब तक मैं भी रेडी हो जाता हूँ। बोल वो प्यार से मुस्कुरा देता है। खुशी उसकी बात सुन कुछ भी नहीं बोलती है, वो बस एक नज़र उस साड़ी को देखती है। वो उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। उसे चेंजिंग रूम में जाते देख राहुल मुस्कुराकर अपने मन में बोला, तुम सच में बहुत मासूम और अच्छी हो खुशी, पर मुझे तुम्हारी जैसी लड़की बिल्कुल भी नहीं चाहिए। उद्धरण चिन्ह। फिर थोड़ा रुककर बोला, जैसा मैंने सोचा है सब कुछ वैसा ही हो रहा है और अब तो घर वालों को भी मुझ पर बिलीव होने लगा है। मैं पूरी तरह से बदल चुका हूँ और इस लड़की को भी अपना लिया है। सोच वो खुद ही मुस्कुरा देता है और तैयार होने लगता है। थोड़ी ही देर में खुशी चेंजिंग रूम से बाहर निकलती है तो देखती है राहुल तैयार होकर उसके ही निकलने का वेट कर रहा है और जब राहुल डोर खुलने की आवाज़ सुनकर अपनी नज़रें उठा अपने सामने देखता है तो उसकी नज़रें खुशी पर ही जम जाती है और वो बिना पलके झपकाए ही बस खुशी को देखने लगता है। खुशी ने एक ब्लैक नेट की साड़ी पहनी होती है जिस पर बहुत सारे फ्लावर बने होते हैं और हाथों में भी मैचिंग कांच की चूड़ियां और कानों में डायमंड इयरिंग, पर उसके मांग में कोई सिंदूर नहीं था, ना ही गले में मंगलसूत्र, क्योंकि वो ये दोनों ही चीज लगाया और पहना दोनों नहीं करती थी। जब राहुल खुशी को इतने सिंपल लुक में भी इतनी ज्यादा सुंदर दिखती देखता है वो बस खुशी की खूबसूरती में ही खो जाता है। तभी उसे अपने कानों में खुशी की आवाज़ सुनाई देती है जो उससे बोली, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? जिसे सुन वो अपने होश में आता है और बोला, चलो। जिस पर खुशी बोली, क्या तुम आज फिर अपने किसी बिजनेस पार्टनर या क्लाइंट को मुझे गिफ्ट में देने वाले, जो जैसे तुमने पिछली बार किया था? बोल वो शांत हो जाती है और जब राहुल ये सुनता है उसका चेहरा पूरी तरह से सफ़ेद पड़ जाता है और उसे अपनी उस गलती पर रिग्रेट फील होने लगता है। मगर वो खुशी से बोला, मैंने बेसा कुछ भी नहीं किया था और मुझे सच में नहीं पता था वो आदमी बेसा भी कुछ कर सकता है, पर मेरा इस बार यकीन करो, पिछली बार की तरह इस बार कुछ भी नहीं होगा। बोल वो उसके सामने अपना एक हाथ आगे बढ़ा देता है और बोला, चले। खुशी एक नज़र उसे देखती है पर वो उसे कुछ भी नहीं बोलती और चुपचाप उसका हाथ थामे वहाँ से उसके साथ चलने लगती है। ऊपर से ही जब राहुल देखता है नीचे बैठे तीनों लोग अपना डिनर कर रहे हैं तो फिर से उसके फेस पर मुस्कान आ जाती है और वो खुशी को बड़े ही प्यार से नीचे लाकर सबको देख बोला, मोम, डैड, दादाजी, हम दोनों डिनर डेट पर जा रहे हैं और हमें आने में देरी हो सकती है, तो आप सब हमारा वेट नहीं करना। बोल वो प्यार से खुशी का हाथ थामे वहाँ से निकल जाता है। उद्धरण चिन्ह। 57 एपिसोड। राहुल खुशी को एक होटल के सबसे लास्ट वाले फ्लोर के टेरेस पर ले जाता है जहां पर उसने पूरी जमीन पर ही रेड गुलाब की पंखुड़ियों को बिछा रखा था और पूरे टेरेस को ही रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया था और टेरेस के बीचों बीच ही एक खाने का टेबल लगा हुआ था जिसे भी बेहद खूबसूरती से सजाया गया था और वहां पर चांद की मध्यम रोशनी उस जगह को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रही होती है। जब खुशी उस जगह को देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं और वो हैरान नजरों से ही राहुल को देखने लगती है जो उसे ऐसे हैरान देख मुस्कुरा रहा था और अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लाकर उसे देख बोला, क्या तुम्हें ये पसंद आया? बोलते हुए वो उस टेरेस को देखने लगता है और उसकी बात सुन खुशी कोई भी जवाब नहीं देती है। वो बस उस पल को याद करने लगती है जब उसके प्यार राहुल ने भी उसे कुछ इसी तरह डेट पर लेकर गया था। फ्लैशबैक। राहुल शेखावत अपनी खुशी को एक बड़े से 7 स्टार होटल के टेरेस पर ले गया था। खुशी, राहुल, ये तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मुझे अपनी गोद से उतारो, कहीं हम दोनों ही गिर ना जाए। बोल वो अपनी दोनों बाहों को राहुल के गर्दन पर लपेट देती है और बोली, तुमने इस तरह मेरी आंखों में पट्टी क्यों बांध रखी है? खोलो ना इसे। बोलते हुए वो मुस्कुरा रही होती है। राहुल शेखावत, तुझे पता है मैंने तेरे लिए एक सरप्राइज डेट तैयार की है और अगर मैंने तेरी आंखों से पट्टी हटा दी तो तुझे सरप्राइज कैसे मिलेगा? बोल वो मुस्कुरा देता है और उसे अपनी गोद से नीचे उतार बोला, हिलना नहीं, मैं तेरी पट्टी खोल रहा हूँ। बोल वो उसकी आंखों पर बंधी पट्टी को खोल देता है और जैसे ही खुशी अपने सामने का नज़ारा देखती है वो एकदम हैरान होकर बस उसे देखते ही रहती है। टेरेस के पूरे फ्लोर को गुलाब की पंखुड़ियों से सजाया गया था और वहाँ पर बहुत सारी कैंडल लगी हुई होती हैं और चारों तरफ बलून और फ्लावर से डेकोरेट किया गया था। साथ ही वहाँ पर राहुल और खुशी की बहुत सारी फोटो लगी हुई होती है जिसे देख खुशी खुशी से उछलकर राहुल के गले लग बोली, ये सब तूने मेरे लिए किया है? जिसे सुन राहुल हाँ में अपना सर हिलाकर बोला, हाँ, ये सब मैंने अपने हाथों से तेरे लिए सजाया है। बोल वो शांत हो जाता है।
जिसे देख खुशी बोली तो तू सुबह से यहीं पर था और मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा तूने। बोल वो अपना मुंह फुला लेती है और उसे ऐसे मुंह फुलाते देख राहुल प्यार से पीछे से ही खुशी की कमर में अपने दोनों हाथों को लपेट उसके कंधे पर हाथ रख बोला, अगर मैं तुझे पहले ही ये सब बता देता तो सरप्राइज खराब नहीं हो जाता। बोल वो उसे पलट कर अपने तरफ कर बोला, तेरे लिए और एक सरप्राइज है। बोलते हुए वो उसे ऊपर आसमान की तरफ देखने का इशारा करता है और जैसे ही खुशी अपनी नजरें ऊपर उठाकर देखती है वैसे ही वो और भी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि ऊपर हेलीकॉप्टर से दो आदमी फूलों की बारिश कर रहे थे। जिसे देख खुशी अपनी दोनों बाहों को फैलाकर गोल गोल घूमने लगती है और सारे फूल उसके ऊपर ही गिर रहे होते हैं और खुशी बहुत ही ज्यादा खुश होकर झूम रही होती है। जिसे ऐसे खुश देख राहुल शेखावत भी काफी ज्यादा खुश होता है। करीब आधे घंटे तक वैसे ही फूलों की बारिश होने के बाद वो हेलीकॉप्टर बाहर से चला जाता है और वो पूरा फ्लो बस फूलों से ही भर जाता है। तभी आसमान में एक आवाज आती है जिसे सुन खुशी अपनी नजरें उठाकर वापस देखती है तो आसमान में आई लव यू खुशी लिखा था। जिसे देखकर खुशी जल्दी से राहुल के पास आ उसके गले लग बोली, आई लव यू टू मेरी जान। बोल वो उसके गालों को चूम लेती है। फ्लैशबैक ओवर। जिसे याद कर उसके फेस पर एक प्यारी सी मुस्कान होती है और राहुल मित्तल को लगता है खुशी उसके अरेंज किए गए डेट को देख खुश है। तभी वो उसे उसके हाथों से पकड़ खाने की टेबल पर ले जाते हुए बोला, चलो मेरे साथ, तुम्हें भूख लगी होगी ना। बोलते हुए वो उसे टेबल तक ले आता है और किसी जेंटलमैन की तरह ही चेयर खींचकर उसे बिठाते हुए बोला, मुझे नहीं पता तुम्हें खाने में क्या पसंद है, इसलिए मैंने सारा खाना मेरे ही पसंद का ऑर्डर किया हूँ। बोल वो भी अपनी चेयर पर बैठ जाता है और खुशी की प्लेट में खाना सर्व कर उसे बोला, खाओ और बताओ कैसा बना है। बोलते हुए वो उसे देखने लगता है। राहुल पूछ तो ऐसे रहा है जैसे उसने अपने हाथ से ही खुशी के लिए सारा खाना बनाया हो और उसे ऐसे खुद को देखते देख खुशी एक बाइट खाकर हाँ में अपना सर हिला देती है और उस पल को याद करने लगती है जब राहुल शेखावत खुद ही अपने हाथों से उसे उसकी पसंद का खाना खिलाया करता था और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए ही कहीं खो जाते थे। जिसे याद कर वो मुस्कुरा रही होती है, पर राहुल मित्तल को ऐसा लगता है जैसे खुशी ने कभी भी इतना टेस्टी खाना कभी खाना तो दूर देखी भी नहीं होगी, जिस कारण वो इतना मुस्कुरा रही है और उसे ऐसे मुस्कुराते देख राहुल मित्तल भी चुपचाप अपना खाना खाने लगता है। थोड़ी देर बाद जब दोनों का डिनर हो जाता है तब राहुल मित्तल खुशी के सामने अपना एक हाथ बढ़ा कर बोला, क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगी। बोल वो उसे देखने लगता है। खुशी एक नज़र राहुल के फेस पर देखती है और एक नज़र उसके बंधे हुए हाथों को और उसे देख वो बिना कुछ सोचे राहुल के हाथ पर अपना हाथ रख खड़ी हो जाती है। जिसे देख राहुल मित्तल मुस्कुरा कर म्यूजिक ऑन कर देता है और अपना एक हाथ खुशी की कमर में और एक हाथ में खुशी का हाथ थाम लेता है और खुशी भी अपना एक हाथ उसके कंधे पर तो एक हाथ उसके हाथ में ही रख उसके साथ डांस करने लगती है। इस समय खुशी के फेस पर कोई भी भाव नहीं होते हैं, वो बस बिना किसी भाव के साथ राहुल को देखे जा रही होती है और राहुल भी बस खुशी के सुंदर से चेहरे पर ही कहीं खो जाता है और वो बड़े ही प्यार से उसे देख रहा होता है। तभी राहुल की नज़र खुशी के बिना लिपस्टिक वाले सॉफ्ट मुलायम और पिंक होठों पर जाती है, जिसे देख वो बस उन्हें ही देखने लगता है और उन्हें देखते हुए ही उसे अपनी बॉडी में हलचल महसूस होने लगती है और वो खुद को रोक नहीं पाता और झुककर खुशी के होठों पर अपने होठों को रखने ही वाला होता है कि खुशी उसके इरादे समझ अपना चेहरा हटा लेती है और राहुल के होठ खुशी के लिप्स को ना छूते हुए उसके गालों को छू लेते हैं और जब राहुल ये देखता है उसकी मुठियां गुस्से से बंध जाती हैं और वो अपने मन में बोला, दो कौड़ी की लड़की होकर इसकी इतनी हिम्मत जो ये मुझे मना करे। अरे इसे तो खुश होना चाहिए, मैं खुद से होकर इसे किस कर रहा हूँ। पर मगर ये तो सोचते हुए वो रुकता है और अपने चेहरे पर नकली मुस्कान लाकर बोला, क्या हुआ खुशी, तुम इस तरह से दूर क्यों जा रही हो। बोल वो उसे देखने लगता है। उद्धरण चिन्ह। तभी खुशी राहुल को देख बोली, मुझे पता है राहुल, हम दोनों हमेशा साथ नहीं रहने वाले हैं और 1 साल होने के पहले ही मुझे तुम्हें छोड़कर जाना है, तो मैं नहीं चाहती मैं कोई भी ऐसी गलती कर बैठूं जिसका पछतावा मुझे हमेशा रहे। बोल वो शांत होकर उस चांद को देखने लगती है और खुशी की बात सुन राहुल अपने मन में बोला, सही ही तो बोल रही है ये लड़की, इसे मैं अपने घर और जिंदगी दोनों से ही बहुत जल्दी ही निकाल कर फेंकने वाला हूँ, तो मुझे इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। बोल वो अपना सारा ख्याल झटकता है और उसे देख बोला, अब हमें घर चलना चाहिए। जिसे सुन खुशी भी हाँ में अपना सर हिला देती है और करीब आधे घंटे में ही वो दोनों वापस अपने घर में अपने रूम में होते हैं। दोनों ने ही अपने कपड़े चेंज कर लिए होते हैं और खुशी आकर एक साइड बेड पर लेट जाती है। ये देख राहुल मित्तल भी खुशी के ही साइड में आकर लेट जाता है और उसे देख बोला, क्या तुम खुश हो। जिसे सुन खुशी एक नज़र उसे देखती है और उनकी नज़र राहुल के सीने पर जाती है, जिसकी धड़कनें उसे साफ सुनाई दे रही होती हैं।
जिसे देख वो खुद से ही राहुल के करीब जाकर उसके सीने पर अपना सर रख उसके दिल की धड़कनों को सुनने लगती है, जिसे सुनने लगती है और उसे सुनकर उसे अपने दिल में एक सुकून मिलता है और वो अपनी आंखें बंद कर ही बोली, हाँ अब मैं खुश हूँ। जिसे सुन पता नहीं क्यों मगर राहुल के फेस पर भी एक मुस्कान आ जाती है और वो खुशी को अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। और अब ऐसे ही दिन निकलने लगते हैं। राहुल रोज ही खुशी का काफी अच्छे से ख्याल रखता और उसे ऐसे दिखाता जैसे वो सच में बदल चुका है और उसे अब अपनी गलती का एहसास है, जिस कारण वो सुधर कर अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहता है। और यहाँ तक वो घर वालों की नज़रों में भी एक केयरिंग हस्बैंड बन जाता है, जो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है और उसे कभी भी चिट नहीं कर सकता। यहाँ तक वो अब जब भी कोई पार्टी या कोई फंक्शन सभी में अपने साथ खुशी को लेकर जाता और सबको ऐसे दिखाता जैसे वो अपनी बीवी से कितना प्यार करता है और वो उसके बिना रह ही नहीं सकता। और सभी घर वालों को भी यही लगने लगा था, राहुल सच में बदल गया है और अब वो बिल्कुल वैसा ही बन गया है जैसा वो सब उसे देखना चाहते थे। पर सारे लोग राहुल के प्लान से अनजान थे असल में राहुल के मन में चल क्या रहा है, और वो इतने दिनों से बस सबकी नज़रों में अच्छे होने का नाटक कर रहा है। जब राहुल को पूरा यकीन हो जाता है सारे घर वाले उसके नाटक को सच समझ बैठे हैं और अब खुशी भी पूरी तरह से उस पर विश्वास करने लगी है और उसके नाटक को सच समझकर उससे प्यार करने लगी है, तब वो अपने प्लान को अंजाम देने के बारे में सोचता है। और अब उसने सोच लिया था सही समय आ गया खुशी को सबकी नज़रों में गिराने का और उसे अपनी जिंदगी से उठाकर बाहर फेंकने का, और वो दिन अभी जाता है। दूसरी तरफ कपिल के डेट भी पूरी तरह से ठीक हो चुके थे और वो अपने डेट को लेकर वापस मुंबई आ गया था। साथ ही अब कपिल और आशिका की दोस्ती भी एक कदम आगे बढ़ चुकी थी और वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। 58 एपिसोड। 2 महीने बाद सुबह का समय मित्तल मेंशन में सारे लोग नाश्ते के टेबल पर बैठे नाश्ता करने वाले होते हैं और आज राहुल के फेस में एक अलग ही चमक होती है। साथ ही वो काफी ज्यादा खुश भी नजर आ रहा होता है, जिसे ऐसे खुश देख सभी खुश होते हैं मगर राहुल के मन में तो कुछ और ही चल रहा होता है। वो एक नज़र खुशी को देखता है जो सबको नाश्ता सर्व कर रही होती है, जिसे देख वो अपने मन में बोला, इन 2 महीने में मैंने तुम्हें बहुत अच्छी से जान लिया है खुशी, तुम सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी और प्यारी हो, पर मुझे माफ़ करना खुशी, मैं तुम जैसी किसी गंवार लड़की के साथ अपनी पूरी जिंदगी नहीं बिता सकता, ना ही मैं तुम्हारे साथ बंद कर रह सकता हूँ। साथ ही मैं तुम्हें खुद को सबकी नज़रों में बुरा बनाकर यहाँ से जाने नहीं दे सकता, क्योंकि तुम सबकी नज़रों में अच्छी साबित होकर गई तो सब मुझे ही बुरा भला बोलेंगे, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। इसलिए मुझे माफ़ करना, पर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। सोच वो मुस्कुरा कर अपनी प्लेट को देखने लगता है। तभी यामिनी खुशी को देख बोली, खुशी तुम भी बैठ जाओ अब। जिसे सुन खुशी बोली, जी आंटी बस मैं किचन से अभी आई। बोल वो किचन में चली जाती है। उद्धरण चिन्ह। तभी उनके घर की डोर बजती है, जिसे देख राहुल मुस्कुराया और एक मेड जाकर डोर खोलता है तो एक गार्ड एक बड़ा सा लिफाफा लेकर अंदर आता है और उसे यामिनी को देते हुए बोला, मैडम ये किसी ने आपके लिए दिया है। इतना बोल वो बाहर से चला जाता है और यामिनी उस एनबाग को देख बोली, ये किसने भेजा, इसमें तो किसी का भी कोई नाम नहीं है, ना कोई पता है। बोल वो उसे रखने वाली होती है। ये देख राहुल बोला, मोम क्या पता कुछ खास या जरूरी हो, आप एक बार तो उसे देख लो। बोल वो अपना नाश्ता करने लगता है और उसकी मोम भी उस एनबाग को खोलकर देखती है तो उसमें उसे एक लेटर दिखता है, जिसे देख वो उसे निकाल कर खोल पढ़ने लगती है, जिस पर लिखा होता है, कैसी हो मिसेस मित्तल, उम्मीद होगी आप खुश हो, पर मैं आपको आपकी बहू का एक बड़ा ही कड़वा और घटिया सच दिखाने जा रही हूँ। और जिस बहू को तुम इतनी अच्छी और सच्ची समझ रही हो, असल में वो कितनी ज़्यादा घटिया और कैरेक्टर लेस है, आज आपको पता चल ही जाएगा। आपका शुभ चिंतक। इतने में वो लेटर खत्म हो जाता है, जिसे पढ़कर उनके फेस के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। वो सेनबाग से उन फोटो को निकाल कर देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है। वही जब राहुल अपनी मोम के फेस के एक्सप्रेशन को देखता है तो उसके फेस पर भी एक मुस्कान आ जाती है, पर वो जल्दी से उस मुस्कान को छुपा लेता है और उन्हें देख बोला, क्या हुआ मोम, आप कुछ परेशान लग रही हो, सब ठीक तो है ना। जिसे सुन दोनों मित्तल भी उन्हें देखने लगते हैं और बोले, क्या हुआ यामिनी, सब ठीक तो है। जिसे सुन वो उन सबको देखती है। तभी वहां पर खुशी आ जाती है और बी अपने हाथ में हलवे का एक गर्म बाउल लेकर आ रही होती है और वो जैसे ही उस बाउल को टेबल पर रखती उससे पहले ही यामिनी जोर का तमाचा खुशी के गालों पर लगा देती है, जिसे देख सारे लोग हैरान होकर उन्हें देखने लगते हैं। वही खुशी खुद को संभाल नहीं पाती और जाकर सीधे जमीन पर ही गिर जाती है और वो गर्म हलवे का पूरा बाउल उसके हाथ में गिर जाता है, जिस कारण खुशी की आंखों में बेहिसाब आंसू आ जाते हैं। तभी सीनियर मित्तल बोले, ये क्या तरीका है बहू अपनी ही बहू के साथ ऐसा करने का। जिसे सुन साहिल भी बोले, हाँ यामिनी तुमने खुशी को क्यों इस तरह मारा। बोल सारे लोग उन्हें देखने लगते हैं और राहुल अंदर से काफी ज्यादा खुश होता है।
पर बाहर से ऐसे दिखाता है जैसे वो भी हैरान हो। तभी यामिनी गुस्से और नफरत से खुशी को देख बोली, इस लड़की को मैंने अपनी बहू नहीं बेटी समझी। इसके लिए मैं अपने बेटे से नाराज रही। इस लड़की के कारण मैंने अपने बेटे पर हाथ उठाए, उसे बुरा भला बोली और कितने ही दिनों तक उससे बात नहीं की, बस इस लड़की के लिए। मगर इसने हमारे साथ क्या किया, हमारे प्यार का, हमारे भरोसे का और हमारी अच्छाई का ये नतीजा दिया। बोल वो सारी फोटो खुशी के ऊपर फेंक देती है, जिसे देखते ही सारे लोग हैरान हो जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। और सबकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तो वही जब खुशी उस फोटो को देखती है तो उसकी आंखों के आंसू और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं और उसे तो मानो कोई झटका ही लगा हो। वो बस अपनी रोती हुई आंखों से उसे देखने लगती है। तभी यामिनी गुस्से में उसे देख बोली, मुझे नहीं पता था तुम इतनी बड़ी कैरेक्टर लेस लड़की हो। अगर मुझे ऐसा पता होता तो मैं कभी भी तुम्हारी शादी अपने बेटे से नहीं करवाती, ना ही कभी तुम्हें अपने सर पर चढ़ाती। मैंने तुम्हें अपनी बहू नहीं बेटी समझी और तुमने हमारे साथ क्या किया छी। मुझे तो बोलने में भी शर्म आ रही है, तुम किस तरह की लड़की हो। बोलते हुए वो उससे अपनी नजरें फेर लेती हैं और बोली, मैंने पता नहीं कितने ही बार अपने बेटे का दिल दुखाया, इस जैसी लड़की के लिए ना जाने कितना कुछ बोल दी। मैंने तुम्हें क्या सोचा और तुम क्या निकली। बोल वो अपनी नजरें खुशी से फेर लेती है। तभी खुशी रोते हुए बोली, आंटी मुझे नहीं पता ये फोटो कहाँ से आई और ये किसने भेजी है, पर मेरी बात का यकीन करो ये मैं नहीं हूँ। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, आप मेरी बात का यकीन करो। बोल वो अपने दोनों हाथों को उन सबके सामने जोड़ लेती है। पर यामिनी उसे नफरत से देख बोली, अब यकीन ही तो नहीं रहा तुम पर, हमने तुम्हें ना जाने क्या सोचा और तुम क्या निकली। बोल वो उसे घिन भरी नजरों से देखने लगती है। साहिल भी एक नज़र उन सभी जमीन पर पड़ी फोटो को देख अपनी नजरें फिर बोले, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी खुशी। इतना बोल वो वहां से चले जाते हैं। तो वही दादाजी भी एक नज़र उस फोटो को देख अपनी नजरें फेर लेते हैं। तभी राहुल मगरमच्छ के आंसू अपनी आंखों में लिए नीचे जमीन पर बैठ उन फोटो को अपने हाथ में लेकर देखते हुए बोला, क्या कमी रह गई थी खुशी मेरे प्यार में, जो तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। अरे तुम्हारे लिए मैंने खुद को पूरी तरह से बदल लिया, मैं बेसा बन गया जैसा सब चाहते थे। मैं समय पर घर आने लगा, मैं तुम्हारा इतना अच्छे से ख्याल रखने लगा, यहाँ तक मैं तुमसे प्यार करने लगा, मगर तुमने मेरा दिल ही तोड़ दी खुशी। क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा की। बोलते हुए वो रोने लगता है और बोला, क्यों तुमने मेरा दिल तोड़ दी, क्यों मेरा भरोसा तोड़ दी। बोलो ना खुशी। बोल वो रोने का नाटक ऐसे करता है जैसे उसे काफी ज्यादा फर्क पड़ा हो और उन फोटो को देख बोला, मुझे नहीं पता था तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा जिस्म की भूख है, जो तुम्हारा किसी एक से मन नहीं भरता तो तुम ना जाने कितने ही लड़कों के साथ। बोलते हुए वो रुक जाता है और खुशी को उसकी दोनों बाह से पकड़ बोला, अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही भूख थी तो मुझे बोल देती, मैं तुम्हें हर तरह से खुश करता, मैं तुम्हें पूरी तरह से सेटिस्फाई करता, पर तुमने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया मेरे साथ। बोलते हुए वो खुशी को छोड़ देता है और वहां से उठकर दरवाजे की तरफ जाने लगता है। खुशी रोते हुए बोली, मैंने कुछ भी गलत नहीं कि, कोई मेरा यकीन क्यों नहीं करता। बोल वो भी रोने लगती है, पर यामिनी और दादाजी दोनों ही उसे घिन भरी नजरों से देख वहां से अपने कमरे में चले जाते हैं। खुशी रोते हुए उन फोटो को देखती है जिसमें खुशी अलग अलग लड़कों के साथ काफी ज्यादा इंटीमेट पोजीशन में होती है और उसके और उन लड़कों की बॉडी में एक भी कपड़ा नहीं होता है, जिसे देखकर खुशी के आंसू और भी तेजी से बहने लगते हैं। उस तरह की फोटो देखना उसके बर्दाश्त से बाहर था, क्योंकि वो फोटो भले ही नकली हो पर उसमें जो भी लड़की थी उसके फेस पर खुशी का फेस लगा होता है। ये देख वो अंदर तक टूट जाती है। राहुल एक नज़र जाते हुए पीछे पलटकर खुशी को देखता है और अपनी आंखों के आंसू पोंछ मुस्कुराने लगता है। 59 एपिसोड। राहुल का ऑफिस। राहुल अपने केबिन में बैठा काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसने जो भी प्लान 2 महीने पहले बनाया था आज वो सक्सेस हो चुका था। आज वो अपने घर वालों की नज़रों में इनोसेंट और खुशी सबकी नज़रों में कैरेक्टरलेस साबित हो चुकी थी और अब कोई भी उसकी बात का विश्वास नहीं कर रहा था। यहाँ तक सारे लोग उसे देखना भी पसंद नहीं कर रहे थे और उसकी मोम ने खुशी पर हाथ तक उठा दी। ये देख राहुल काफी खुश होता है, क्योंकि खुशी के कारण ही तो सबने उसे कितना ज्यादा भला बुरा बोला और उस पर हाथ भी उठाया, जिस कारण वो खुशी से नफरत भी करने लगा था। मगर आज वो काफी ज्यादा खुश था, पर उसके सीने में धड़कने वाला दिल वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो काफी ज्यादा दुखी था, पर राहुल का दिमाग उसे खुशी के लिए कुछ भी अच्छा नहीं सोचने दे रहा था। तभी वो खुश होकर अपना मोबाइल निकालता है और उसमें मोनिका का नंबर डायल कर देता है। दूसरी तरफ मोनिका लंदन में एक विदेशी लड़के के साथ उसके घर में उसके बेड पर काफी ज्यादा इंटीमेट वाली पोजीशन में सोई होती है।
उस लड़के का एक हाथ मोनिका के बेस्ट पर होता है तो दूसरा उसके कमर के निचले हिस्से में और मोनिका और वो दोनों एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। तभी मोनिका का फोन रिंग करता है, जिसकी आवाज़ सुन वो नींद में ही अपना मुंह सड़ा कर बोली, कौन है जो इतनी रात को परेशान कर रहा। बोल वो उसे काट कर फिर से सो जाती है, मगर फोन एक बार कटकर दोबारा बजने लगता है। ये देख मोनिका नींद में ही उसे उठाकर बोली, कौन है यार, अच्छे से सोने भी नहीं देते। बोल वो जमाए लेने लगती है तो दूसरी तरफ से राहुल बोला, मोनिका मैं हूँ राहुल। जिसे सुन मोनिका बोली, तुम हो, पर तुम इतनी रात में मुझे क्यों फ़ोन किए हो? तुम्हें नहीं पता पर आज मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की हूँ। बोलते हुए वो अपने फटे हुए कपड़ों के टुकड़ों को देखती है जो यहाँ वहाँ ज़मीन पर पड़े होते हैं और बोली, क्यों फ़ोन किए तुमने? जिसे सुन राहुल बोला, मोनिका हमारा प्लान सक्सेस रहा, मैंने उसे घर वालों की नज़रों में गिरा दिया। यहाँ तक अब सारे लोग उससे नफरत करने लगे हैं। जिसे सुन मोनिका गुस्से में चिढ़कर बोली, उसे अपने घर से तो नहीं निकाल फेंके ना, जब उसे अपने घर से निकाल फेंक दोगे तब मुझे कॉल करना। इतना बोल वो फ़ोन काट देती है और बोली, बेवकूफ़ आदमी, इतना भी नहीं समझ पाया कौन उसके लिए सही है और कौन गलत, और मेरे कारण अपना घर तोड़ रहा। बोल वो हंसने लगती है और आगे बोली, अब मुझे तुम्हारी कोई भी ज़रूरत नहीं है राहुल बेबी, क्योंकि अब मेरे पास तुमसे भी ज़्यादा रिच आदमी है। बोल वो मुस्कुरा देती है। तभी वो आदमी बोला, व्हाट हैपन डार्लिंग, एवरीथिंग इज फाइन। क्या हुआ डार्लिंग, सब ठीक है? बोलते हुए वो उसे वापस अपने नीचे कर लेता है और उसे किस करने लगता है। ये देख मोनिका बोली, बेबी वीव ऑलरेडी डन इट सो मैनी टाइम्स नाउ, आई एम टायर्ड एंड लेट मी स्लीप नाउ, डोंट बॉदर। बेबी हमने अभी ही तो कितनी बार किया है, अब मैं थक गई और मुझे अब सोने दो, परेशान मत करो। बोलते हुए वो उसे खुद से हटाने लगती है पर वो आदमी उसकी एक भी नहीं सुनता। उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ राहुल खुद से बोला, सही कहा तुमने, अब बस उसे घर से निकालना ही बाकी रह गया है, उसके बाद में और मोनिका हमेशा के लिए साथ में रहेगी। बोल वो खुश होने लगता है। रात का समय जब राहुल अपने घर आता है तब तक रात के करीब 12 बज चुके होते हैं और आज राहुल ने जानबूझकर थोड़ी ड्रिंक करके आया होता है ताकि घर वालों को लगे वो खुशी के धोखे से टूट गया है और वो काफ़ी ज़्यादा दुखी है। यही प्लान बना वो घर आता है पर उसे कोई भी घर के अंदर नहीं दिखता। ये देख वो अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है और कमरे के अंदर आकर देखता है तो कमरा पूरी तरह से अंधेरे से भरा हुआ होता है। जिसे देख राहुल खुद से ही बोला, ये कमरे में इतना अंधेरा क्यों है, कहीं वो चली तो नहीं गई? बोलते हुए वो लाइट ऑन कर देता है और पूरे कमरे को देखता है तो खुशी उसे खिड़की के पास बाहर देखते हुए दिखती है। ये देख वो खुद से बोला, मुझे पता था इतनी आसानी से ये यहाँ से जाने वाली नहीं है। बोलते हुए वो खुशी की तरफ बढ़ जाता है और उसके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। जब खुशी महसूस करती है राहुल उसके पीछे ही खड़ा है, ये देख वो अपनी आंखों में आए आंसुओं को पोंछती है और पलटकर राहुल को देखती है जो उसके पीछे ही खड़ा उसे देख रहा होता है। ये देख खुशी अपनी आंखों में आंसू लिए राहुल को देख बोली, राहुल क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? बोलते हुए वो रोने लगती है और उसे ऐसे रोते और उसकी बात सुन राहुल बोला, मैंने क्या किया तुम्हारे साथ, बल्कि की तो तुमने हो, मुझे धोखा दी हो, मेरे भरोसे को तोड़ी हो। बोल वो उसे देखने लगता है तो खुशी उसकी बात सुन करवाहट भरी मुस्कान लिए राहुल से बोली, क्यों राहुल क्यों, आखिर ऐसा भी क्या गलत कि मैंने तुम्हारे साथ जो तुमने मुझे सारे घर वालों की नज़रों में ही गिरा दिया। बोल वो अपनी मुट्ठी भींच लेती है और उसकी बात सुन राहुल बोला, क्या बोल रही हो तुम, मैंने कुछ भी नहीं किया। बोल वो वहाँ से जाने लगता है। ये देख खुशी उसका हाथ पकड़ उसे जाने से रोक लेती है और गुस्से में आकर राहुल के गाल पर एक तेज थप्पड़ मारकर बोली, और कितना नीचे गिरोगे राहुल, कितना तुमने सारे घर वालों के सामने मुझे कैरेक्टरलेस साबित कर दिया, तुमने सबके सामने मेरी इज्जत का मेरा मजाक बना कर रख दिया। बोल वो उसकी कॉलर पकड़कर उसे झकझोरते हुए बोली, क्यों किया आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा? मैंने बोली तो थी तुमसे मैं चली जाऊंगी तुम्हारे घर से, तुम्हारी जिंदगी से दूर, और कभी लौटकर भी नहीं आऊंगी। तो फिर क्यों तुमने मेरे दिल के साथ खेला, मेरा भरोसा जीता और उसे ऐसे तोड़ दिया? क्यों राहुल क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा किया? बोलते हुए वो जोरों से रोने लगती है तो वही खुशी के इस तरह से थप्पड़ मार देने के कारण राहुल को गुस्सा आ जाता है और वो उसी गुस्से में खुशी को खुद से दूर कर बोला, हाँ ये मैंने ही किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था तुम मेरे घर वालों की नज़रों में महान बनो और मैं सबकी नज़रों में गिर जाओ। मैंने सब कुछ बहुत सोच समझ कर किया, पहले मैंने तुम्हारा और सारे घर वालों सबका भरोसा जीता और हाँ खेला मैंने तुम्हारे दिल के साथ, तुम्हारी फीलिंग के साथ, पर मुझे उसका ज़रा सा भी अफसोस नहीं है, ना ही मुझे तुम्हारे लिए इतना सा भी बुरा लग रहा है। बोलते हुए वो अपनी उंगली से इशारा करते हुए उसे दिखाता है और आगे बोला, मैंने कई बार तुम्हें इस घर से निकालने की कोशिश की, यहाँ तक कितना बुरा नहीं किया तुम्हारे साथ, पर फिर भी तुम यहीं पर रह रही हो। मैं जब भी तुम्हें देखता तो मुझे तुमसे नफरत होने लगती।
मुझे गुस्सा आता, मन करता मैं तुम्हारा खून ही कर दूं, क्योंकि तुम्हारे कारण मेरे घर वाले मुझसे बात नहीं कर रहे थे और सब मुझे ही गलत समझ रहे थे। तो मैं क्या करता, तुम चली तो जाती यहाँ से, पर सबकी नज़रों में महान बनकर, और मैं रह जाता एक बुरा विलेन बनकर, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था। इसलिए मैंने तुम्हारे साथ प्यार का झूठा नाटक किया। तुम्हारे दिल, तुम्हारी फीलिंग और जज्बातों के साथ सबके साथ खेला, पर मुझे इस बात का ज़रा सा भी बुरा नहीं लग रहा, क्योंकि जो मैं चाहता था सब कुछ बेसा ही हुआ। मुझे तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब घर वाले खुद तुमसे नफरत करने लगे हैं, तुम्हें वो एक चरित्रहीन लड़की समझने लगे हैं, और मुझे एक अच्छा और बेचारा पति जिसे उसकी ही पत्नी ने धोखा दिया है। बोल वो हंसने लगता है और राहुल की सारी बातों को सुन खुशी रोते हुए जमीन पर बैठ जाती है और रोते हुए ही बोली, अब मैं यहाँ पर एक पल के लिए भी नहीं रहने वाली, जहाँ पर मुझ पर, मेरे चरित्र पर उंगली उठाई जाए, ऐसी जगह पर मैं एक पल भी रहना पसंद नहीं करूँगी। ये सब कुछ खुशी काफ़ी धीरे बोल रही होती है, जिस कारण राहुल ये सुन नहीं पाता। और राहुल बोला, मैंने कभी भी तुम्हें अपनी बीवी नहीं माना, ना ही मैं अभी या कभी भी तुम्हें अपनी बीवी मानूंगा। तुम बस मेरे ऊपर एक बोझ हो, एक ऐसा बोझ जिसे छूना तो दूर, में तुम्हें देखना भी पसंद ना करूँ। बोल वो हंसने लगता है। तभी राहुल की बात सुन खुशी को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी जगह से उठकर राहुल के पास जाती है, और इससे पहले राहुल कुछ भी समझ या बोल पाता, उससे पहले ही खुशी एक जोरदार थप्पड़ राहुल के गाल पर मारते हुए बोली, किस तरह के इंसान हो तुम, किस तरह के, जो खुद सामने वालों की नज़रों में ऊपर उठने के लिए किसी और को सबकी नज़रों में गिरा दो। बोलते हुए वो रो रही होती है और उसे देख बोली, क्या बोला तुमने, तुम्हें मुझे छूना तो दूर, देखने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो सुनो, तुम्हें देखने या छूने का मुझे भी कोई शौक नहीं है, वैसे भी तुम्हारे पास अपना कुछ भी है ही कहा जो तुम मुझे दे सको। बोल वो गुस्से से कहते हुए उसे देखकर आगे बोली, अरे तुम्हें तो ये तक याद नहीं होगा, तुम कितनी बार कितनी ही लड़कियों के साथ सो चुके हो, तुम्हें तो उसकी गिनती तक याद नहीं होगी। तो तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हारे जैसे घटिया और गिरे हुए लड़के के साथ रहने में मुझे कोई इंटरेस्ट होगा? अरे तुम तो वो जंग लगी मशीन हो, जिसका इस्तेमाल करना तो दूर, लोग उसके पास भी नहीं जाना चाहते। तुम भी बिल्कुल वैसे ही हो, मेरे लिए एक इस्तेमाल किया गया ऐसा सामान, जिसकी मेरी जिंदगी में कोई भी जगह नहीं है, जिसे देखना तो दूर, जिसे छूने पर ही मैं मेली हो जाऊँ। बोल वो अपनी आंखों में बेहिसाब गुस्सा लिए उसे देखने लगती है और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, तुमने मुझे घर वालों के सामने एक चरित्रहीन लड़की साबित किया, लेकिन क्या तुमने कभी खुद को झांक कर देखा है तुम कैसे हो? और तुमने ना जाने कितनी ही लड़कियों को एक सामान की तरह इस्तेमाल कर बाहर फेंक दिया, और तुम मुझे कैरेक्टरलेस साबित कर रहे हो सबकी नज़रों में। अगर तुम्हारे पास ये मित्तल का टैग नहीं होगा ना, तो लड़कियां तुम्हारे पास आना तो दूर, तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करेगी, क्योंकि तुम बस एक सेकंड हैंड इंसान हो, जो एक नहीं बल्कि 1000 बार यूज़ हो चुका है। और अगर तुम मेरे पास भी आए ना, तो तुम्हारी परछाई पड़ने से ही मैं मेली हो जाऊंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। बोल वो अपने आंसू पोंछ गुस्से में घूरकर उसे देखने लगती है। वही खुशी की बातें राहुल को किसी तीर की तरह चुभती हैं, और खुशी नहीं जानती थी उसने ये सब बोलकर सोए हुए शैतान को जगा दी है। वही खुशी की बात सुन राहुल बोला, क्या बोली तुम, मैं एक सेकंड हैंड इंसान हूँ जिसके छूने से तुम मेली हो जाओगी? बोल वो मुस्कुराया और खुशी को ऊपर से नीचे तक देख बोला, क्या तुम वर्जिन? राहुल की बात सुनकर खुशी बिना सोचे समझे ही राहुल को देख बोली, हाँ मैं वर्जिन हूँ, क्योंकि मुझे अपनी मर्यादा पता है, इसलिए मैं वर्जिन हूँ, और मुझे ये बोलने में किसी भी तरह की कोई शर्म नहीं आती। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, क्योंकि तुम खुद मेरे लायक नहीं हो। तुम हमेशा मुझे ताना देते हो, मुझे बोलते हो मैं अनपढ़ गंवार जाहिल हूँ, तो हाँ मैं ये सब हूँ, पर मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। बोलते हुए वो लगातार रोए जा रही होती है, और खुशी की बात सुन राहुल मित्तल के चेहरे पर एक चमक आ जाती है, और वो खुशी को देख बोला, बहुत घमंड है ना तुम्हें अपने वर्जिन होने पर, तो चलो आज तुम्हारी ये वर्जिनिटी मैं अपने नाम कर लेता हूँ। बोल वो शैतानों की तरह मुस्कुराता है। 60 एपिसोड। राहुल खुशी को ऊपर से लेकर नीचे तक देख बोला, बहुत घमंड है ना तुम्हें अपने वर्जिन होने पर, तो चलो आज मैं तुम्हारी ये वर्जिनिटी अपने नाम कर लेता हूँ। वैसे भी मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम्हारी वर्जिनिटी पर मेरा हक है। बोल वो खुशी की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता है, मगर राहुल की बात सुनकर खुशी का पूरा शरीर डर से कांपने लगता है, और वो राहुल को खुद की तरफ बढ़ते देख अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम जो कुछ भी सोच रहे हो वो गलत है, तुम दूर रहो मुझसे। बोलते हुए वो पीछे जा रही होती है। उद्धरण चिन्ह। वही खुशी को ऐसे पीछे जाते देख राहुल उसे झटके से पकड़कर अपने करीब कर बोला, क्या हुआ खुशी, डर लग रहा है? पर तुम्हें क्यों डर लग रहा है? तुमने अभी ही तो कहा ना मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तो ठीक है मैं तुम्हें अपने लायक बना लेता हूँ। बोल वो उसे एक झटके से ही अपनी गोद में उठा लेता है, जिसे ऐसे देख और राहुल के इरादे समझ खुशी रोते हुए बोली, प्लीज राहुल ऐसा कुछ भी मत करो,
जिसका अफसोस तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी भर रहे। बोलते हुए वो रोने लगती है और उसे ऐसे रोते देख राहुल मुस्कुरा कर बोला, तुम गलत हो खुशी, तुम्हें अपना बनाने के बाद मुझे इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं होगा। और वैसे भी भले तुम गंवार हो लेकिन तुम हो बहुत सुंदर और तुम तो मेरी पत्नी भी हो। तो तुम अपनी ये खूबसूरती मेरे नाम नहीं करोगी तो किसके नाम करोगी? और वैसे भी तुम्हारा पति होने के नाते तुम्हें हर तरह से देखने का और छूने का सारा हक मेरा ही है। बोलते हुए वो उसे बेड पर ले जाकर पटक देता है और वो खुद भी खुशी के ऊपर आ जाता है। ये देख खुशी के आंसू और भी तेज हो जाते हैं और उसका दिल एक अनजाने डर से भर जाता है और वो रोते हुए बोली, राहुल प्लीज मत करो मेरे साथ ऐसा, अगर तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की तो मैं कभी भी चैन से जी नहीं पाऊंगी, प्लीज मत करो ऐसा। बोल वो रोने लगती है पर राहुल उसकी बात इग्नोर कर उसके होठों पर अपने होठों को रख उसे किस करने लगता है, जिस कारण खुशी उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती है पर उसे खुद से दूर धकेल नहीं पाती क्योंकि खुशी की ताकत राहुल के आगे कुछ भी नहीं होती है और वो उसे चाहकर भी खुद से दूर नहीं धकेल पाती है। और जब राहुल ये देखता है खुशी उसे खुद से दूर करना चाहती है, ये देख वो खुशी के होठों को अपने होठों की पकड़ से आज़ाद कर देता है, जिस कारण खुशी जोर से सांस लेने लगती है। और उसे ऐसे तेज सांसें लेते देख राहुल मुस्कुराने लगता है और बोला, लगता है तुमने आज से पहले कभी किसी को किस भी नहीं किया है। बोलते हुए ही वो शर्ट को अपने शरीर से निकाल फेंक देता है और खुशी को देखता है जो अभी भी गहरी और लंबी सांसें ले रही होती है। ये देख राहुल कुछ देर के लिए रुक जाता है और जैसे ही खुशी नॉर्मल होती है वैसे ही वो दोबारा से खुशी के होठों पर अपने होठों को रख उसे किस करने लगता है और इस बार वो उसके दोनों हाथों को एक साथ पकड़ उसके सर के ऊपर कर देता है, जिस कारण खुशी उसे खुद से दूर न कर पाए। और होता भी ऐसा ही है, अपने दोनों हाथों को राहुल की पकड़ में देख वो उसे खुद से दूर नहीं कर पाती है। वो बस अपनी आंखों में आंसू लिए लगातार रोए जा रही होती है पर उसके रोने से या छोड़ दो बोलने से राहुल को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और फिर वो धीरे धीरे किस करते हुए ही नीचे की तरफ बढ़ने लगता है। ये देख खुशी रोते हुए ही बोली, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ राहुल, अगर तुम एक बार प्यार से मुझे बोलते तो मैं खुद ही अपने सारे कपड़े निकाल तुम्हारे सामने खड़ी हो जाती, पर ये तुम्हारा प्यार नहीं जबरदस्ती है, कुछ तो रहम करो राहुल मुझ पर। बोल रोने लगती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने साथ होने वाली जबरदस्ती के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि उसे पता था उसके लाख मना करने पर भी राहुल रुकने वाला नहीं है, ना ही उसके आंसुओं का कोई असर उस पर होने वाला है, इसलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। और जब राहुल देखता है खुशी ने उसके सामने अपनी हार मान ली है, ये देख उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है और वो खुशी को देख बोला, तुम्हारी बात सही है खुशी, तुम मेरी पत्नी हो तो मुझे तुम्हारे साथ इस तरह जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। हमारे बीच जो भी हो उसमें हम दोनों की मर्जी होनी चाहिए, पर वो तुम ही हो जिसने मेरे ईगो को चोट पहुंचाई है, पर फिर भी मैं कोशिश करूंगा तुम्हें ज्यादा चोट ना पहुंचाने की। इतना बोल वो उस कमरे की लाइट बंद कर खुशी के ऊपर टूट पड़ता है और अपनी सारी मनमानी उस पर करने लगता है, जिसका विरोध चाहकर भी खुशी नहीं कर पाती है क्योंकि उसे पता था उसकी ताकत राहुल की ताकत के सामने कुछ भी नहीं है और वो कितनी भी कोशिश कर ले वो खुद को छुड़ा नहीं पाएगी। और वो जितनी कोशिश खुद को उससे दूर करने की करेगी उतनी ही तकलीफ राहुल उसे देगा जिसे वो सहन नहीं कर पाएगी, इसलिए वो अपनी हार खुद ही मान लेती है। और कुछ ही देर में खुशी के सारे कपड़े राहुल के कपड़े के साथ जमीन पर पड़े होते हैं और राहुल खुशी के ऊपर उस पर किसी भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ता है। और थोड़ी ही देर में उस कमरे में खुशी की आवाज़ें आने लगती हैं जो किसी भी तरह से प्यार की निशानी तो बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि वो आवाज़ खुशी के दर्द से भरी होती है, जो दर्द राहुल मित्तल उसे दे रहा होता है। खुशी रोते हुए राहुल से बोलती है, ये मुझे दर्द हो रहा है, क्या तुम जरा सा भी रहम नहीं दिखा सकते मुझ पर? बोल रोने लगती है पर खुशी की बातों का कोई भी असर उस पर नहीं होता है और वो बस अपनी ही मनमानी किए जा रहा होता है। और कुछ घंटों बाद राहुल थककर वहीं पर खुशी को अपनी बाहों में लिए सो जाता है, मगर खुशी का काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल होता है। खुशी राहुल को अपनी पूरी ताकत लगा खुद से दूर कर रोते हुए बोली, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करने वाली राहुल, तुमने ना सिर्फ मेरे शरीर को बल्कि मेरी आत्मा को भी मिला कर दिया है। आज तुमने ना सिर्फ मेरे शरीर को जख्मी किया है बल्कि तुमने मेरी आत्मा के साथ मुझ में जो थोड़ी बहुत जीने की उम्मीद थी उन्हें भी जख्मी कर दिया है। और इतना सब होने के बाद मैं तुम्हें चाहकर भी छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि तुम वो पहले इंसान हो जिसने मुझे छुआ है, मगर तुमने जो भी मेरे साथ किया उसके लिए मैं सच में तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। बोल वो वहाँ से उठकर धीरे से चलते हुए बाथरूम में चली जाती है और शावर को चालू कर वहीं नीचे खुद को समेटकर बैठ रोने लगती है और अपने प्यार अपने राहुल की आत्मा को आवाज़ देते हुए बोली, कहाँ है तू राहुल, मेरे पास आ जा, मुझे तेरी ज़रूरत है।
मुझे सच में तेरी जरूरत है, तेरे सहारे की जरूरत है, आजा ना बोल। वो अपनी नजरें आसपास कर देखने लगती है, पर आज उसे कहीं भी राहुल की आत्मा नहीं दिखती। ये देख वो बेचैन हो उठती है और अपनी जगह से उठकर सावर से बह रहे पानी को बंद कर बहा से बाहर निकल जाती है और कबर्ड के पास जाकर उससे ब्लैक प्लाजो और कुर्ता निकाल उसे पहन लेती है और अपने प्यार अपने राहुल की आत्मा को पुकारने लगती है। और जब वो उसे वहां पर कहीं भी नहीं दिखता, ये देख वो वहां से निकल जाती है। वो सिर्फ राहुल मित्तल के कमरे से ही नहीं बल्कि उस घर से भी निकल जाती है और सड़क पर ही राहुल राहुल चिल्लाते हुए राहुल की आत्मा को पुकारने लगती है। दूसरी तरफ रात के सन्नाटे में ही राहुल की आत्मा अपनी आंखों में ढेर सारे आंसुओं को लिए एक मंदिर में चला जाता है और मंदिर पहुंचकर भगवान जी के चरणों में बैठकर जोरों से रोते हुए बोला, क्यों भगवान जी, क्यों आप क्यों ऐसा कर रहे हो मेरी खुशी के साथ? आखिर क्यों उसकी जिंदगी में 2 पल की खुशियों को देकर आप उसे जिंदगी भर का गम दे देते हैं? क्यों आज जो कुछ भी उसके साथ हुआ उसके बाद वो खुद अपने आप से ही नफरत करने लगेगी? आखिर ऐसा भी क्या बुरा किया है हमने किसी के साथ जो हमारे साथ आप इतना बुरा कर रहे हो? बचपन से लेकर बड़े होते तक हमने कभी किसी के साथ कुछ भी बुरा नहीं किया, हमेशा लोगों की जरूरतमंदों की मदद की, भूखों को खाना दिया, यहाँ तक हमने बेसहारा लोगों को रहने के लिए छत दी। कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, ना किसी के साथ बुरा होने दिया। तो फिर आज हम दोनों के साथ ही ऐसा क्यों? उद्धरण चिन्ह बोल बोल जोरों से रोने लगता है और बेसे ही रोते हुए बोला, भगवान आपने ही तो हम दोनों को मिलाया था, तो क्यों आपने ही हमें अलग कर दिया? आपने मुझे क्यों इतनी कम जिंदगी दी जिसमें मैं अपनी खुशी के साथ प्यार से रह भी नहीं सका? आपने क्यों मुझे मेरी खुशी से अलग कर एक आत्मा बना दिया? उद्धरण चिन्ह और वहां पर मेरी खुशी को एक ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी दे दी जहां पर उसका अपना पति ही उसका भक्षक बन बैठा। आखिर क्यों आपने हम दोनों को जुदा कर दिया? बोल वो वही अपना सर पलट पटल कर रोने लगता है। वो रो ही रहा होता है, तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर वो अपनी जगह पर ही जम जाता